हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि क्यों फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, सभी स्पीशीज जो हैं वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, उनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जानेंगे कि कैसे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को खराब कर रहे हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमारी वजह से, हमारी कुछ एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो उसके बारे में हम जानेंगे इस चैप्टर में, और ये भी देखेंगे कि हम कैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को और अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक ओवरव्यू देखेंगे कि पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, ये चैप्टर किस से रिलेटेड है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफी तरह के डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स डिफरेंट स्पीशीज के पाए जाते हैं, काफी सारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यानी इंडिया में काफी ज्यादा हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इन द टर्म ऑफ इकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी हमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हम इसे बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो इंडिया में हमें बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया जो है वो वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। India is home of about 8% of the total number of species in the world. अब इंडिया जो है, यहाँ पे हमारे देश में, इंडिया में पूरे वर्ल्ड के 8% स्पीशीज रहती हैं। 8% जो पूरे वर्ल्ड में स्पीशीज हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं, यानी कि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, एनिमल्स की, प्लांट्स की, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इंडिया में देखने को मिलती है। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इतने इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन, टिम्बर, फ्रूट्स, हर्ब्स एक्सेट्रा। अब फॉरेस्ट जो है वो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है वो हमें मिलते हैं फॉरेस्ट से, काफी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है हमें फॉरेस्ट, यानी ये जो जंगल है वहां से हमें काफी सारे संसाधन मिलते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। खुद सस्टेन करने के लिए हम लोगों को जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हमें फॉरेस्ट देते हैं, हमें पता है कि ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। देन टिम्बर यानी कि लकड़ियां हमें मिलती हैं, वुड मिलती है हमें फॉरेस्ट से, जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल बनाते हैं। वुड का हम यूज डिफरेंट टाइप से करते हैं, तो उसके लिए ये जो वुड है, ये जो टिम्बर है, वो हमें कहाँ से मिल रही है? फॉरेस्ट से मिल रही है। देन फ्रूट्स, हर्ब्स और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज कहा जाता है इन रिसोर्सेज को। Wildlife helps in maintaining the food chain and supports the natural ecosystem. अब जो वाइल्ड लाइफ है, यानी अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या करते हैं? वो इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो फूड चेन फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, बचपन से ही हमने छोटी क्लासेस में भी फूड चेन के बारे में पढ़ा है। अब ये इकोलॉजी को बैलेंस कैसे कर रहे हैं? जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे एनिमल्स हैं, वो इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर लायन जो है वो डियर को नहीं खाएगा, हंट नहीं करेगा, शेर जो है वो हिरण का शिकार करता है, और अगर वो नहीं करेगा तो उससे क्या होगा? हमें हर जगह जो हर्बीवोर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, हिरण देखने को मिलेंगे। तो ये जो डियर है उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा हमारे इकोसिस्टम में। तो ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा तो उसकी वजह से इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा सभी तरह से, सभी पर, यानी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो काफी गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा किसी एक स्पीशी की पॉपुलेशन बढ़ जाने से। तो इससे क्या हो रहा है? हमारे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो कार्निवोर्स क्या करते हैं? हर्बीवोर्स का शिकार करते हैं, जिसकी वजह से हर्बीवोर्स की जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहती है। साथ ही साथ काफी सारे जो प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स, श्रब्स जो हैं उन्हें खाते हैं हर्बीवोर्स, जिसकी वजह से ज्यादा जो प्लांट्स हैं, जो जंगली पेड़ पौधे हैं, वो नहीं उग पाते हैं हमें हर जगह, वरना फॉरेस्ट जितने हमें घने दिखते हैं उससे भी ज्यादा घने दिखते हैं अगर ये हर्बीवोर्स नहीं होते तो। क्योंकि ये जो हर्बीवोर्स हैं
वो प्लांट्स के जो डिफरेंट जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल करते हैं, वरना काफी ज्यादा बड़ी बड़ी ग्रासेस हो जाती हैं। जो फॉरेस्ट है वहां पे, जहां हम फॉरेस्ट में आजकल जाते हैं, हंटिंग के लिए जाते हैं या किसी भी पर्पसेस के लिए हम लोग जा रहे हैं, कैंपिंग करने के लिए भी अगर जा रहे हैं फॉरेस्ट में, तो हम लोग वहां पे रह नहीं सकते थे, ऐसी कंडीशन हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी ग्रासेस हो जाती है। तो उस पे कौन कंट्रोल कर रहा है? हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है? कार्निवोर्स। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें एक इकोलॉजिकल बैलेंस देखने को मिल रहा है कि एक प्रॉपर तरीके से हम अपने इकोसिस्टम को बैलेंस में मेंटेन करके चल रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करती है। But today, forests and wildlife are declining rapidly due to human activities. लेकिन आज प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट और एनिमल्स जो हैं ये बहुत कम होते जा रहे हैं। एनिमल्स की पॉपुलेशन में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है, फॉरेस्ट हम लोग कट कर रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, हम ही ह्यूमंस की वजह से ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स की पॉपुलेशन है, उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ फॉरेस्ट की भी हमें कमी देखने को मिल रही है। जंगल जो है, जो पहले जितने घने हुआ करते थे उतने आज नहीं है। क्यों? क्योंकि उन जंगलों को हम लोग काट रहे हैं अपने यूज के लिए। जो पेड़ हैं उनको हम लोग काट रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया जो है उसे क्लियर कर रहे हैं अपने यूज के लिए। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से आज जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज हमें कम देखने को मिल रहे हैं। फॉरेस्ट में जो ट्रीज, जैसे पहले जितने ज्यादा ट्रीज हुआ करते थे, इतना बड़ा एरिया हुआ करता था फॉरेस्ट का, आज वो हमें उतना देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आज ज्यादातर लैंड एरिया जो है हम ह्यूमंस ने क्लियर कर दिया है फॉर आवर यूज। तो इसकी वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने मिल रहा है। और वाइल्ड लाइफ में कैसे डिक्लाइन देखने मिल रहा है? हम लोग हंटिंग करते हैं, हम लोग जब पेड़ काट रहे हैं, जंगल साफ कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, तो हम इन एनिमल्स से इनके हैबिटाट यानी इनके जो घर हैं वो इनसे छीन ले रहे हैं। तो जिसकी वजह से इन एनिमल्स को मूव करना पड़ रहा है, माइग्रेट करना पड़ रहा है, इनकी पॉपुलेशन में कमी आती जा रही है, हम हंटिंग कर रहे हैं उस वजह से। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, हमारी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। लाइक डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज में और एनिमल्स की पॉपुलेशन में कमी देखने मिल रही है। जैसे डिफॉरेस्टेशन, हम जंगल साफ कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं अपने यूज के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कौन सफर कर रहा है? ये एनिमल्स। इन एनिमल से हम उनके हैबिटाट यानी उनके जो घर हैं वो छीन ले रहे हैं, क्योंकि इनका घर क्या है? जंगल, और हम जंगलों को साफ कर रहे हैं तो इन एनिमल्स को मूव करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से जो फॉरेस्ट है, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें हमें कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हमें उतने सारे रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं जितने पहले मिला करते थे। तो डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा कमी देखने को मिल रही है फॉरेस्ट रिसोर्सेज में और एनिमल्स की पॉपुलेशन में। माइनिंग एक्टिविटीज हम करते हैं, हम जो माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज जो होती है हमारी, हम गड्ढा कर देते हैं जमीन में बड़ा सा, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है हमारे एनिमल्स को। काफी बार होता है कि जो एनिमल्स हैं, हम क्या करते हैं, वो जो होल होता है, माइनिंग साइट्स जो होती है हमारी, जो माइंस होती हैं, उन्हें हम ओपनली छोड़ देते हैं, ऐसे उन होल्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कवर नहीं करते। काम खत्म होने के बाद भी, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद भी हम उस होल को ओपन ही छोड़ देते हैं, कवर नहीं करते, जिसकी वजह से वो पूरा लैंड एरिया जो है वो एकदम खराब हो जाता है। क्योंकि अब ना वहां पे हम लोग ट्रीज देख सकते हैं, यानी अब हमने इतना बड़ा गड्ढा कर दिया है, जमीन में होल कर दिया है। और सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी लेयर होती है सॉइल की? टॉप मोस्ट लेयर। अब टॉप मोस्ट लेयर सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, उसे तो हमने इरोड कर दिया, खराब कर दिया, हमने बड़ा सा गड्ढा कर दिया, जिसकी वजह से अब प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे वहां पे। और साथ ही साथ जो एनिमल्स हैं उनके रहने लायक भी नहीं रहेगी वो जमीन। कोई भी एनिमल जो है वो उसमें गिर भी सकता है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है दूसरी। तो जो एनिमल्स हैं उनको भी सफर करना पड़ रहा है और ट्रीज भी ग्रो नहीं कर पाएंगे उन एरियाज में हमारी एक्टिविटीज की वजह से, माइनिंग की वजह से। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को साफ कर रहे हैं, तो अगेन वही डिफॉरेस्टेशन वाली प्रॉब्लम राइज होती है। तो ये कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ की कमी देखने को मिल रही है। नीड फॉर कंजर्वेशन, अब इतनी हमें कमी देखने को मिल रही है। हमने देखा ये जो फॉरेस्ट हैं और जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फॉरेस्ट से हमें काफी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं और वाइल्ड लाइफ जो है, जो एनिमल्स हैं, वही इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन्हें प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, इन्हें कंजर्व भी करना पड़ेगा।
Conservation of forests and wildlife is necessary to maintain the ecological balance and preserve biodiversity for future generations. अब हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ इन्हें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारी जो इकोसिस्टम है उसमें बैलेंस बना रहे। हम अपने इकोसिस्टम में एक बैलेंस क्रिएट करके चलना चाहते हैं, जो कौन करते हैं? वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है वही इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करते हैं, इकोसिस्टम में बैलेंस क्रिएट करके चलते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। तो हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। साथ ही साथ हम लोगों को ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है इसे प्रिजर्व करना है अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वहां से हमें काफी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, तो वो रिसोर्सेज हमें प्रॉपर्ली खत्म नहीं करने हैं। हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हमें फॉरेस्ट से मिल रहे हैं वो रिसोर्सेज हमारे फ्यूचर जनरेशंस को भी मिल पाए। तो इसके लिए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, उनका हमें डिप्लीट नहीं करना है, इन रिसोर्सेज को डिप्लीट नहीं करना है, इन्हें कंजर्व करना है। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में, और नेक्स्ट वीडियो से हम टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया है, इस चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको मिल गया है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। अब फ्लोरा का क्या मतलब होता है? तो फ्लोरा मींस प्लांट्स, फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स, एंड फाउना मींस एनिमल्स, और फाउना का क्या मतलब होता है? एनिमल्स। तो इंडिया में किस टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, कितनी स्पीशीज के पाए जाते हैं, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट हम इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी यानी इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स की, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं। India has around 47,000 plant species and about 90,000 animal species. हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड की 8% स्पीशीज देखने को मिलती हैं। तो इंडिया में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और इसे ही हम इन नंबर्स में कन्वर्ट करें तो 47,000 प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलती हैं और 90,000 हमें एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं इंडिया में। तो इंडिया में इतनी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप के हमें प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, इससे हमें पता चलता है कि इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। इंडिया में कुछ तो खास बात है जो इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। India's varied climate, soil and relief supports different types of trees and animals. अगर हम जोग्राफिकल लोकेशन की बात करें इंडिया की, तो इंडिया उस पोजीशन पे पड़ता है वर्ल्ड मैप पे। अगर हम देखें तो इंडिया ऐसी पोजीशन पे पड़ता है जहां पे इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट्स में लाए करता है। इंडिया में हमें सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में क्लाइमेट भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, साथ ही साथ सॉइल भी बहुत अलग अलग टाइप्स की हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। 6 मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स हमने पढ़ी थी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो ये 6 मेजर टाइप ऑफ सॉइल्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, और साथ ही साथ काफी ज्यादा रिलीफ फीचर्स हमें देखने मिलते हैं, यानी टोपोग्राफी। काफी सारे माउंटेन्स हैं, प्लेन एरियाज हैं, प्लेट्यूज हैं, हर तरह की टोपोग्राफी हमें इंडिया में देखने को मिल रही है। तो इंडिया में काफी ज्यादा अलग अलग क्लाइमेट्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और इंडिया में काफी ज्यादा वेरिड टोपोग्राफी भी है, वेरिड रिलीफ स्ट्रक्चर्स भी हैं। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी देखने को मिलती है इंडिया के डिफरेंट रीजन में। तो इसी की वजह से, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी की वजह से, इंडिया में इतने सारे तरीके के हमारे पास क्लाइमेट, सॉइल्स वगैरह हैं। तो इन्हीं सब की वजह से इंडिया में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में कल्टीवेट किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स में ग्रो होते हैं। साथ ही साथ प्लांट्स को, एनिमल्स को डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर एक एनिमल है वो एक ही क्लाइमेट में इजीली रह सके। तो अगर हम एनिमल्स में स्पेशली जैसे लायंस की बात करें,
तो वो लायंस जो है वो बर्फ वाले इलाकों में नहीं रह सकते। और यही हम पोलर बियर्स की बात करें तो उन्हें हम राजस्थान जैसे एरियाज में ला करके नहीं छोड़ सकते, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट की वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि अब इंडिया में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट है, तो इसीलिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल्स अपने सर्वाइवल के हिसाब से अपने लिए हैबिटेट चूज करते हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल देखने को मिल रही है, और टोपोग्राफी भी इंडिया की अलग अलग है। Some species of plants and animals are endemic, which means they are found only in India, like Indian rhinoceros, Asiatic lion, and Indian giant squirrel. तो कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, इंडिया में पाए जाने वाली कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिन्हें हम एंडेमिक स्पीशीज की कैटेगरी में रख सकते हैं। एंडेमिक यानी कि ये वो स्पीशीज हैं जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं, वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाई जाती। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में एंडेमिक स्पीशीज यानी कि एनिमल में ऐसी कौन सी स्पीशीज है, ऐसी कौन सी एनिमल स्पीशीज हैं जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे इंडियन राइनोसेरॉस, इंडियन जायंट स्क्विरल और एशियाटिक लायन, जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। तो इंडिया में हमें एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलती हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, और साथ ही साथ कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशीज भी हमें देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, जिन्हें खतरा है, जो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं वो भी बहुत सारी अब बढ़ती जा रही हैं। अब हम देखते हैं चीता हमें उतना देखने को नहीं मिलता, इंडिया में चीता हमने इंपोर्ट करवाया था बल्कि। तो एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं काफी सारी एनिमल स्पीशीज। Many species of plants and animals are now endangered or extinct due to human activities. और अब हमारी human activities की वजह से काफी सारे animals की जो species हैं वो extinct होती जा रही हैं, उन्हें डेंजर फेस करने को मिल रहा है। एंडेंजर्ड स्पीशीज है यानी ये खत्म हो सकती हैं, ये खत्म होने के कगार पे हैं, ये स्पीशीज जो हैं ये विलुप्त हो सकती हैं। तो काफी सारी जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और काफी सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो ये हमें ऐसे एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज भी देखने को मिलती हैं इंडिया में। ये सब क्यों हो रहा है? हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी डिस्कस करी थी, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये कुछ हमारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से हम इन एनिमल से उनके घर छीनते जा रहे हैं, साथ ही साथ हम सॉइल को डिग्रेड कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं उस एरिया में। तो हम लोग काफी ज्यादा प्रॉब्लम राइज कर रहे हैं अपने ही फ्यूचर के लिए। हम लोग नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद पे उसका हमें रिटर्न में हमें खुद पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर हमारे नेचर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अब इतने सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो इंडिया में पाए जा रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दीज फ्लोरा एंड फाउना मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। क्योंकि ये जो फ्लोरा एंड फाउना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं, यही हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। बैलेंस में सब चीजों को लेकर के चलते हैं। बैलेंस बना के रखने का काम किसका होता है? फ्लोरा एंड फाउना का। अगर हम फ्लोरा यानी ट्रीज की बात करें तो इन ट्रीज से हमें काफी सारे रिसोर्सेज भी मिलते हैं, और अगर हम अपने फ्लोरा जो है, जो ट्रीज है, जो फॉरेस्ट है, उन्हें क्लियर करेंगे, फॉरेस्ट को कट करेंगे, तो इससे क्या हो रहा है? हमें कम रिसोर्सेज मिलेंगे इन फ्यूचर। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, सस्टेन नहीं कर पाएंगी, तो हमें ही उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स झेलने को मिलेंगे, हमें ही वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स फेस करने पड़ेंगे अगर हमने अभी ये अपनी बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा एंड फाउना को हमने कंजर्व नहीं किया। तो इन फ्यूचर ह्यूमन सर्वाइवल पे एक क्वेश्चन उठ सकता है, ह्यूमंस जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जैसे आज हम हंटिंग करते हैं, एनिमल्स जो हैं उन्हें मार रहे हैं सिर्फ अपने लालच के लिए। हम उन एनिमल्स की स्किन लेना चाहते हैं और उन स्किन्स को, उन बॉडी पार्ट्स को सेल करके सिर्फ पैसा अर्न करने के लिए ग्रीड में आकर के काफी सारे ह्यूमन बींग्स हैं जो हंटिंग करते हैं, इन एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। लेकिन इसकी वजह से इन फ्यूचर हो सकता है हम ह्यूमंस जो हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएं, हम ह्यूमंस भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फ्लोरा एंड फाउना, ये जो दोनों चीजें हैं वो मिलके बैलेंस क्रिएट करती हैं हमारे इकोसिस्टम में, और अगर इन पे हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पे हमारे नेचर में, हमारे इकोसिस्टम में अगर इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, तो इन फ्यूचर ह्यूमंस भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे अर्थ पे। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, हमें फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट करना है, हमें एनिमल्स को बचा के रखना है, एक्सटिंक्ट होने से बचाना है इन एनिमल्स को, जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू इन्हें
प्रॉब्लम में डाल रहे हैं या एनिमल्स को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, वो सब हमें नहीं करना है। हंटिंग वगैरह हमें नहीं करनी है। तो वो सब, उन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि कैसे हम फ्लोरा एंड फाउना को कंजर्व कर सकते हैं। हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि इन्हें डिप्लीट करने में। तो फॉरेस्ट से हमें काफी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं एंड वाइल्ड लाइफ एक बैलेंस क्रिएट करती है हमारे इकोसिस्टम में। तो दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आज की वीडियो में हमने जाना कि इंडिया में किस टाइप से हमें फ्लोरा एंड फाउना देखने को मिलता है। इंडिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। 47,000 प्लांट स्पीशीज हमें देखने को मिलती है और 90,000 एनिमल स्पीशीज हमें इंडिया में देखने को मिलती है। इंडिया में काफी सारी स्पीशीज एंडेमिक भी है, यानी कि जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं, जैसे एशियाटिक लायन, इंडियन जायंट स्क्विरल और इंडियन राइनोसेरोस। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज वैनिशिंग फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट कवर जो है वो हमारा कम होते जा रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, जो ट्रीज है उन्हें कट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल रही हैं, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जानेंगे कि ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये जो फॉरेस्ट कवर है वो कम होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी कम मिलेंगे। तो इन शॉर्ट, फॉरेस्ट के खत्म हो जाने से या फॉरेस्ट कवर के कम होने से हम लोगों को कम रिसोर्सेज मिलेंगे, हम लोग सही से सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जिन फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर कर रहे हैं, फॉरेस्ट को या ट्रीज को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हम लोगों को अपनी ही लाइफ पे देखने को मिलेगा, अपनी फ्यूचर जनरेशंस में देखने को मिलेगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन को देखने को मिलेगा। Forests in India is disappearing quickly due to human activities. अब इंडिया में जो भी फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, हम ह्यूमंस की वजह से। मेन कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट लॉस। अब ये फॉरेस्ट लॉस जो हो रहा है उसके पीछे के कौन से मेन रीजंस हैं, किस वजह से फॉरेस्ट एरिया में हमें कमी देखने को मिल रही है। पहला है डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एरियाज। अपने एग्रीकल्चरल लैंड को और ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, ट्रीज को कट कर देते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड मिल सके, हम वहां पे प्रोडक्शन कर सकें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कर सकें। तो हमें डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है, हम ट्रीज कट कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज हमें सेट करनी होती हैं, इंडस्ट्री सेटअप करनी होती हैं, अर्बन एरियाज की ग्रोथ करवानी होती है, यानी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को कट करने लगते हैं, क्लियर करने लगते हैं। क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट है, तो हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, जिससे हमारी नीड्स फुलफिल हो सके। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, ट्रीज कम हो रहे हैं। माइनिंग एंड लार्ज प्रोजेक्ट्स। माइनिंग के बारे में हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि माइनिंग की वजह से कैसे हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट लैंड। जो डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाए जाते हैं वो यहाँ अर्बन एरियाज में नहीं करवाए जा रहे हैं, शहरों में नहीं करवाए जा रहे हैं। जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे डैम्स नहीं बनवाए जाते हैं, डैम्स बनवाए जाते हैं रिवर्स पे, जो रिवर्स फॉरेस्ट के अंदर से फ्लो करते हुए आ रही हैं। तो फॉरेस्ट एरिया में एक बड़े से लैंड एरिया को क्लियर करा जाता है और तब जाकर के वहां पे डैम्स बनवाए जाते हैं। अब जितने एरिया को हमने क्लियर किया है वहां के हमने पेड़ तो काटे ही काटे हैं, साथ ही साथ जो ट्राइबल पीपल वहां पे रह रहे थे उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ा, जो वहां पे एनिमल्स रह रहे थे उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं एनिमल्स को और ट्राइबल पीपल को, सिर्फ हमारे डेवलपमेंट की वजह से। तो ये जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से भी फॉरेस्ट लैंड में हमें कमी देखने को मिल रही है, हम फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं डैम कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। देन शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें देखने को मिलती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इन सम ट्राइबल एरियाज फॉरेस्ट्स आर कट एंड बर्न टू ग्रो क्रॉप्स। अब कुछ एरियाज में, ट्राइबल एरियाज की अगर बात करें तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल जो है वो क्या करते हैं, एक अमाउंट ऑफ लैंड पे, कुछ लैंड पर क्या करते हैं, वो जो ट्रीज है उन्हें क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, इसमें से यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल रह रहे हैं वो इतने एरिया को क्लियर कर देंगे, वो यहाँ से इतने एरिया में से जो ट्रीज हैं उन्हें कट कर देंगे, और जो छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं, बाय चांस अगर रूट्स वगैरह रह गई हैं या थोड़ी बहुत स्टेम वाला पार्ट रह गया, जो कुछ भी रह गया है, तो उस पे क्या करते हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट क्लियर करने के बाद रफली वो
ट्रीज को कट करते हैं और उसके बाद जो बचे कुछ रिमेन्स होते हैं उसमें वो आग लगा देते हैं, उन्हें वो बर्न कर देते हैं। क्लियर करने के बाद, फॉरेस्ट लैंड एरिया जो है उसे क्लियर करने के बाद एक पैच, यानी कि ये जो पूरा लैंड एरिया है, पूरा जो फॉरेस्ट है उसके एक पैच को, एक एरिया को, छोटे से एरिया को क्लियर कर देते हैं। फॉरेस्ट में वो जो ट्रीज है उन्हें कट कर देते हैं, देन उस एरिया पे आग लगा देते हैं, उस एरिया को बर्न कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल में पोटैश का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स इजीली ये कल्टीवेट कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं ट्राइबल पीपल, वो एरिया में जितने भी ट्रीज हैं उन्हें कट करते हैं, देन उन्हें बर्न कर देते हैं, उस लैंड एरिया को, उतने एरिया को बर्न कर देते हैं, और फिर क्या होता है, पोटैश का जो अमाउंट है वो बढ़ता है सॉइल में, और तब जाके ये कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स वहां पे सो करते हैं, सीड्स सो करते हैं। ट्राइबल पीपल इस टाइप से कल्टीवेशन करते हैं और इसी को कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन ट्राइबल पीपल क्या कर रहे हैं, ट्राइबल पीपल भी ह्यूमंस हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रीज को कट कर रहे हैं और साथ ही साथ आग भी लगा रहे हैं उतने एरिया में। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है हमें। फॉरेस्ट लैंड एरिया को हमने क्लियर किया है, ट्रीज कट किए हैं, तो यहाँ भी हमें फॉरेस्ट लैंड एरिया कम होता हुआ दिखाई देता है। और कुछ समय तक के लिए वो यहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, उसके बाद इस लैंड एरिया को छोड़ करके जो ट्राइबल पीपल है वो दूसरे एरिया में मूव कर जाते हैं। उसके बाद दूसरे जो पैच है वहां पे जा करके वो इस टाइप से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। और जब तक वो इस टाइप से डिफरेंट लैंड एरिया में मूव करते करते दोबारा जब इस एरिया में आएंगे, तब तक यहाँ पे और दोबारा से ट्रीज ग्रो हो चुके होंगे, ये जो सॉइल है वो दोबारा से और ज्यादा फर्टाइल हो चुकी होगी, वो दोबारा से पहले जैसी हो चुकी होगी, तब जाके दोबारा से यहाँ पे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। तो इस टाइप से वो कभी एक पैच पर रुक करके शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते हैं। जो ट्राइबल पीपल है वो डिफरेंट एरियाज में जा जाके कुछ समय के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। तो ये कुछ मेन कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें फॉरेस्ट कवर में कमी देखने को मिलती है, फॉरेस्ट लॉस देखने को मिलते हैं, ट्रीज में हमें कमी देखने को मिलती है। इम्पैक्ट ऑफ वैनिशिंग फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट के कम होने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, कौन से हमें आउटकम्स देखने को मिलते हैं। पहला है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में हमें कमी देखने को मिल रही है। हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट एरियाज को कट कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, काफी सारी जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट कर गई हैं, काफी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, यानी कि विलुप्त हो गई हैं। तो वो हमें बायोडाइवर्सिटी में लॉस देखने मिल रहा है, एक तरह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता जा रहा है। इंक्रीज इन सॉइल इरोजन, और साथ ही साथ सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है। जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, जब हम पेड़ों को कट करेंगे तो जो सॉइल है वो लूज हो जाती है, और सॉइल के लूज हो जाने की वजह से विंड या वाटर इजीली उसे अपने साथ ब्लो ऑफ करके ले जाते हैं। वो जो सॉइल की लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर जो है, फर्टाइल लेयर जो है सॉइल की, वो रिमूव हो जाती है इजीली विंड और वाटर के थ्रू। जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो लूज सॉइल ब्लो ऑफ कर जाती है विंड के थ्रू या फिर वॉश ऑफ हो जाती है वाटर के थ्रू। तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है। देन क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है, यानी कि अब हमारे क्लाइमेट पे, हमारे एनवायरनमेंट पे भी हमें असर देखने को मिल रहा है। ट्रीज क्या करते हैं, ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब जब ट्रीज की कमी होने लगी है, हमने ट्रीज को काटना शुरू कर दिया, कम ट्रीज बचे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अब बढ़ने लगेगा हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। हालांकि उतना ज्यादा हमें नहीं देखने को मिल रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है ये प्रोसेस, लेकिन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीजन हमें उतनी नहीं मिल पाएगी इन फ्यूचर अगर हमने ऐसे ही डिफॉरेस्टेशन करना कंटिन्यू किया, हम ट्रीज को कट करना कंटिन्यू रखा, तो इसकी वजह से इन फ्यूचर हो सकता है ऑक्सीजन की कमी हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाए हमारे एटमॉस्फेयर में। और साथ ही साथ ट्रीज जो है वही ड्रेन करवाते हैं। हमने ये सुना है कि पेड़ों की वजह से ही बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ है उनकी जो लीव्स होती हैं उसके थ्रू ही ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है, तो वाटर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट कर जाता है, और देन ऊपर जो आसमान है, स्काई है, वहां पे कंडेंसेशन होने के बाद फिर हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है, रेनफॉल देखने को मिलती है। तो इससे क्या हो रहा है, जो ट्रीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं रेनफॉल में। अब ट्रीज ही नहीं है तो उतनी ज्यादा हमें रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। अभी भी हम देख सकते हैं काफी बार ऐसा होता है कि रेनफॉल नहीं हुई, बारिश नहीं, उसकी वजह से फसलें खराब हो जाती हैं, क्रॉप फेलियर हमें देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हमें ही फेस करने को मिल रही है। क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, हमारे एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, क्योंकि हम ह्यूमंस इन फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हैं।
नीड फॉर कंजर्वेशन, और इसी वजह से यहाँ पे जरूरत है कि हम इन ट्रीज को कंजर्व करें। Forests are vital for life on earth, so they must be protected, replanted and used wisely through afforestation and sustainable management. अब फॉरेस्ट यानी कि जो ट्रीज हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अर्थ पे जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो उसके लिए फॉरेस्ट यानी कि जो ट्रीज हैं उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, तभी हमें ऑक्सीजन मिलेगी, बारिश हो पाएगी तो हमें वाटर मिलेगा, तभी मिलेगा जब फॉरेस्ट होंगे, जब ट्रीज होंगे। तो इसीलिए फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से हमें इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ हमें रीप्लांट करना है। चलो ठीक है, हम प्लांट्स या ट्रीज जो है उन्हें कट कर रहे हैं, लेकिन हम नए नए जो ट्रीज है, नए नए जो प्लांट्स हैं उन्हें हम प्लांट भी करें, नए नए प्लांट्स हम लगाएं, जिससे कि हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। जितने पेड़ हम काट रहे हैं उतने पेड़ हम प्लांट भी करें, नए जो सीड्स हैं वो सो भी करें, तो इससे क्या होगा, हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनका बहुत वाइजली सोच समझ के अच्छे तरीके से प्रॉपरली यूज करें, तो जाकर के हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, हम सारी प्रॉब्लम से कोप अप कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एफॉरेस्टेशन करना है, यानी कि हमें पेड़ लगाने हैं, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है फॉरेस्ट का, यानी हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है फॉर फ्यूचर जनरेशंस आल्सो, जिससे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज मिल सकें, उन्हें भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज की कमी ना देखने को मिले, उनके पास भी ऑक्सीजन, वाटर ये सब अवेलेबल हो इन फॉरेस्ट की वजह से। तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी इन फॉरेस्ट से बेनिफिट्स मिल सके, तो उसके लिए आज हमें इन फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है अपने एनवायरनमेंट को, इन फॉरेस्ट को डैमेज करके हमने अपने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है। तो अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे इन सब प्रॉब्लम से कोप अप करने के लिए हमें कंजर्व करना है ट्रीज को, फॉरेस्ट को। ये जो ट्रीज खत्म होते जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है, हमें दोबारा से उसे ग्रो करना है, एफॉरेस्टेशन पे फोकस करना है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि कौन सा रीजन है जिसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया कम होता जा रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स राइज होती हैं और हमें इन फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए, वो सब हमने आज के वीडियो में जाना, समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज IUCN's क्लासिफिकेशन। IUCN एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लेती है। और IUCN जो है उसने हमारे जो स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज जो है उन्हें क्लासिफाई कर रखा है डिफरेंट कैटेगरीज में। किस बेसिस पे, कि वो कितने ज्यादा सेफ है या कितने ज्यादा एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, उस बेसिस पे क्लासिफाई करा है IUCN ने हमारे स्पीशीज को, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को। The IUCN or International Union for Conservation of Nature is an organization that classifies plants and animals based on how threatened or safe they are from extinction. IUCN की फुल फॉर्म क्या है? International Union for Conservation of Nature। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेती है, जो नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहती है, हमारे रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को, एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है, कंजर्व करना चाहती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो IUCN एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्व करना चाहती है हमारे नेचर को, प्रोटेक्ट करना चाहती है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को। तो ये जो IUCN है उसी ने हमारे प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। किस बेसिस पे, कि वो कितने ज्यादा सेफ हैं या क्या वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या नहीं होने वाले, इस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। तो वो कैटेगरीज आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेन वो कैटेगरीज हैं जिसमें हमने डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज को क्लासिफाई कर रखा है। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्पीशीज दैट नीड प्रोटेक्शन एंड इन प्लानिंग कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, हमने डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है स्पीशीज को, तो उससे हमें कैसी हेल्प मिल रही है? पहली बात, हमने ये जो क्लासिफिकेशन किया है उसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि किस स्पीशी को प्रोटेक्ट करने की ज्यादा जरूरत है।
हमें कौन सी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है, कौन सी स्पीशीज खत्म होने वाली है, किन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की तरफ हमें अलग अलग स्टेप्स लेने हैं, पॉलिसीज बनानी है, नए लॉज बनाने हैं, तो ये हमें पता चलता है। साथ ही साथ हम लोग कंजर्वेशन प्रोग्राम्स जो निकालते हैं इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, जो भी हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं अपने देश में, तो वो हम कैसे बना पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ऐसी कौन सी स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, जो खत्म होने वाली है। अब इस क्लासिफिकेशन की वजह से हम लोगों को पता चल जाएगा कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो खतरे में है, जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो उन स्पीशीज को लेकर के हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं अपनी कंट्री में, जिससे कि हम उन स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी पॉपुलेशन को बचा सके एक्सटिंक्शन से। मेन कैटेगरीज ऑफ IUCN क्लासिफिकेशन। अब IUCN ने किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है इन स्पीशीज को, तो पहली आती है नॉर्मल स्पीशीज, स्पीशीज हुज पॉपुलेशन इज नॉर्मल और स्टेबल लाइक कैटल। तो नॉर्मल स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जानवरों की, प्लांट्स की वो प्रजातियां जो एकदम नॉर्मल है, जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, यानी कि वो स्टेबल है, यानी कि उनके खत्म होने का अभी तो कोई चांस नहीं है, उनकी पॉपुलेशन इनफ अमाउंट में है, काफी नंबर्स में है ये स्पीशीज, काफी नंबर्स में ये जो एनिमल्स है वो हमारे पास अवेलेबल है स्पीशी के, तो उन्हें हम बोलेंगे नॉर्मल स्पीशीज। जैसे कि कैटल, वो हमारे पास काफी ज्यादा अमाउंट में है, काफी ज्यादा पॉपुलेशन है कैटल की, तो वो नॉर्मल स्पीशीज की कैटेगरी में आएंगी। और साथ ही साथ अगर प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे आते हैं साल प्लांट्स, साल ट्रीज जो होते हैं वो बहुत नॉर्मल स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं, उनकी बहुत पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारे ट्रीज ऐसे अवेलेबल हैं। देन नेक्स्ट आती है endangered species, species that are very few in number and likely to become extinct soon if not protected। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया टाइगर एंड इंडियन राइनोसेरोस। तो यहाँ पे endangered species वो स्पीशीज हैं जो बहुत कम अमाउंट में है, वो सारी स्पीशीज, वो सब प्रजातियां जो बहुत कम अमाउंट में हैं, जिनकी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा नहीं है। और ये जो एनिमल्स हैं, ये जो स्पीशीज हैं, ये प्लांट्स एनिमल्स जो हैं, इस स्पीशी के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, यानी विलुप्त हो सकते हैं अगर उन्हें प्रोटेक्ट ना किया जाए तो उन स्पीशीज को हम कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो कम अमाउंट में है, जिनकी पॉपुलेशन कम है और वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर उन पे ध्यान ना दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल टाइगर और इंडियन राइनोसेरोस। अब इंडियन राइनोसेरोस हमने देखा है ये हमारी एक एंडेमिक स्पीशी है, यानी ये स्पीशीज जो है इंडियन राइनोसेरोस जो है वो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाए जाते, और ये भी अब एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में है। यानी कि अगर इंडिया में ये जो इंडियन राइनोसेरोस है अगर वो खत्म हो गए तो पूरे वर्ल्ड में से इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो इंडियन राइनोसेरोस जो है उनकी भी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, वो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में है, यानी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। Vulnerable species, species whose population is declining rapidly and may soon become endangered. Example blue sheep. अब vulnerable species वो सारी species वो जो काफी ज्यादा population में थी, यानी कि जिनकी जो पॉपुलेशन है वो एकदम नॉर्मल थी, जो स्टेबल थी, लेकिन अब उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, यानी कि काफी ज्यादा ये जो यहाँ हम कह सकते हैं जो हंटिंग है उसकी वजह से काफी ज्यादा इन एनिमल्स को हंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, या कोई भी दूसरे जो रीजन है, अलग अलग कॉजेस की वजह से इनकी पॉपुलेशन अब बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है। और हो सकता है कि अगर ऐसे इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती रही तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, यानी कि ये भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो इन स्पीशीज को कहा जाएगा वल्नरेबल स्पीशीज, यानी जिनकी अभी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, जो अभी एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में नहीं है, जिनकी पॉपुलेशन ना उतनी ज्यादा है ना उतनी कम है, इतनी कम भी नहीं है कि हम उन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखें, ना इतनी ज्यादा है कि हम उन्हें नॉर्मल स्पीशीज की कैटेगरी में रखें, यानी कि इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रही है, लेकिन अभी ये इतने भी कम नहीं है कि हम उन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रख दें, तो इसीलिए इन्हें वल्नरेबल स्पीशीज की कैटेगरी में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ब्लू शीप देखते हैं। Then rare species, species with small population found in limited areas and may become endangered if conditions worsen. Example Himalayan brown bear. तो rare species वो सारी species जो बहुत rarely पाई जाती हैं, यानी कि जो हमें कुछ ही एरियाज में देखने को मिलती हैं और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ एरियाज में बहुत कम ही अमाउंट में जो स्पीशीज के, जैसे स्पीशी के एनिमल्स बचे हैं, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिमालयन ब्राउन बेयर की, तो ये स्पीशी जो है वो रेयर स्पीशी में आती है, यानी कि ये जो हिमालयन ब्राउन बेयर है वो सिर्फ हमें हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं, यानी एक लिमिटेड एरिया में देखने को मिल रहे हैं, हमें बस हिमालयन एरियाज में देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी पॉपुलेशन भी उतनी ज्यादा नहीं है। ये जो ब्राउन बेयर है वो बहुत कम क्वांटिटी में है, बहुत कम नंबर्स में बचे हैं, इनकी पॉपुलेशन उतनी
ज्यादा नहीं बची है, तो इसलिए हम इन्हें रेयर स्पीशीज की कैटेगरी में रखते हैं। देन आती है एंडेमिक स्पीशीज, स्पीशीज दैट आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, एग्जांपल निकोबार पिजन। तो ये वो सारी स्पीशीज होती हैं, एंडेमिक स्पीशीज वो सारी स्पीशीज होती हैं जो सिर्फ हमें किसी एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल रही है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमने देखा इंडियन राइनोसेरॉस, इंडियन ग्रेट स्क्विरल, ये सब जो स्पीशीज हैं वो सिर्फ इंडिया में पाई जाती हैं, तो इसीलिए ये इंडिया की एंडेमिक स्पीशीज हैं, यानी वो स्पीशीज जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं और वर्ल्ड में कहीं और नहीं पाई जाती, तो उसे हम कहेंगे एंडेमिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल निकोबार पिजन जो हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है इंडिया के, वहां पे निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलते हैं निकोबार पिजन। Extinct species, species that have completely disappeared from the earth. अब एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो हमारे अर्थ से एकदम खत्म हो चुकी हैं, यानी वो स्पीशीज जो अब बची ही नहीं है, उस प्रजाति के जानवर अब बचे ही नहीं हैं अर्थ पे, तो उसे हम कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज। फॉर एग्जांपल पिंक हेडेड डक, पहले पिंक हेडेड डक हुआ करती थी लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो गई है, अब हमें कहीं भी पिंक हेडेड डक देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन थे जो IUCN के थ्रू जिन स्पीशीज को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। वो कैटेगरीज कौन सी थी? पहली नॉर्मल स्पीशीज यानी जिनकी पॉपुलेशन एकदम स्टेबल है, देन एंडेंजर्ड स्पीशीज जो बहुत कम नंबर्स में बची हैं और अगर इन्हें प्रोटेक्ट ना किया जाए तो ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं, खत्म भी हो सकती हैं। देन वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन ना इतनी ज्यादा है कि हम उन्हें नॉर्मल स्पीशीज की कैटेगरी में रखें और ना इतनी कम है कि हम उन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रख दें। तो ये वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है और अगर इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन को रोका ना गया तो ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ सकती हैं अगर इन्हें प्रोटेक्ट ना किया गया तो। उसके बाद आती है रेयर स्पीशीज, वो स्पीशीज जो किसी एक लिमिटेड एरिया में पाई जा रही है, जिस स्पीशी के एनिमल्स एंड प्लांट्स हमें किसी एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल रहे हैं बस, तो उन्हें कहा जाएगा रेयर स्पीशीज। और साथ ही साथ एंडेमिक स्पीशीज जो हमें किसी एक पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिल रही है बस, जैसे इंडिया में देखा जाए तो इंडियन राइनोसेरॉस जो अब एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में भी है, यानी जो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। देन आती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो अर्थ से, जो स्पीशीज जिस प्रजाति के जो जानवर हैं या जो प्लांट्स हैं जो अब अर्थ में नहीं पाए जाते, यानी कि जो अब एकदम खत्म हो गए हैं, उन्हें कहा जाता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो आज के वीडियो में हमने IUCN के थ्रू क्लासिफिकेशन जो किया गया है इन स्पीशीज का वो देखा हमने। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज एशियाटिक चीता, वेयर डिड दे गो। एशियाटिक चीता की अगर हम बात करें तो ये जो एशियाटिक चीता हैं वो इंडिया में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब इंडिया में नहीं पाए जाते। तो अब एशियाटिक चीता की पॉपुलेशन कैसे कम हुई, क्या रीजन थे, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। Asiatic cheetahs were once widely found in India, especially in Rajasthan, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। एक टाइम ऐसा भी था कि जब एशियाटिक चीता जो है वो इंडिया में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते थे, बहुत ज्यादा नंबर्स में, यानी इनकी जो पॉपुलेशन थी वो अच्छी खासी थी इंडिया में। तो एशियाटिक चीतास पहले हमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के पार्ट्स में देखने को मिलते थे इंडिया में, लेकिन अब जाकर के इंडिया से ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं क्योंकि हम लोगों ने एक तरह से हंटिंग करी या फिर हम लोग जो फॉरेस्ट कवर है यानी इनका जो हैबिटेट है वो इनसे छीनते चले गए। तो ऐसे काफी सारे रीजन रहे जिसकी वजह से ये एशियाटिक चीतास जो है वो एकदम एक्सटिंक्ट हो गए इंडिया से, अब हमें इंडिया में देखने को नहीं मिलते। नाउ डिफरेंस बिटवीन चीता एंड लेपर्ड। अब चीता और लेपर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है? चीता और लेपर्ड, इनमें बेसिक सा ये डिफरेंस है कि चीता जो है उसके आंखों के पास हमें टीयर ड्रॉप मार्क्स देखने को मिलते हैं। टीयर ड्रॉप मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं यानी कि ये जैसे आईज है चीता की, तो यहाँ पे हमें यहाँ से ऐसे टीयर ड्रॉप जैसे लगता है जैसे वो रो रहा हो, टीयर उसे ही कहा जाता है आंसू। तो इस टाइप के मार्क्स हमें देखने को मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाके नोज होती है, ऐसा होता है चीता। लेकिन अगर हम लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड के नॉर्मली आईज के बाद
कोई हमें टीयर ड्रॉप मार्क देखने को नहीं मिलता, सीधा फिर यहाँ पे नोज देखने को मिलती है। यहाँ पे इस टाइप का ये मार्क, ब्लैक कलर का जो मार्क है वो देखने को नहीं मिलता है हमें लेपर्ड में। तो चीता में हमें टीयर ड्रॉप मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ चीता के जो हमें स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, चीता की जो पूरी बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं। इस टाइप से हमें प्रॉपर्ली सर्कुलर शेप में ब्लैक डॉट्स देखने को मिलेंगे, ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे चीता की बॉडी पे। और वहीं यहाँ पे लेपर्ड की बॉडी पे हमें रोजेट मार्क्स देखने को मिलते हैं, रोजेट स्पॉट्स यानी कि फ्लावर लाइक हमें स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। कुछ भी आड़े टेढ़े किसी भी पोजीशन में, किसी भी तरह से ये स्पॉट्स देखने को मिलेंगे हमें, यानी डिफरेंट टाइप का इनका शेप होता है, अलग ही शेप की होती हैं। और चीता में हमें एकदम परफेक्ट सर्कुलर ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं चीता की बॉडी पे। साथ ही साथ जो चीता होता है उसकी बॉडी रिलेटिवली थोड़ी स्लिम होती है और फेस थोड़ा छोटा होता है लेपर्ड के कंपैरिजन में, और लेपर्ड थोड़ा मस्कुलर टाइप का होता है। चीता रोर नहीं कर पाता है यानी दहाड़ नहीं पाता है, बल्कि वो ग्राउल करता है, और ये जो लेपर्ड है वो रोर कर सकता है। तो इस टाइप से अगर हम बात करें चीता की स्पीड की, तो हम लोग जानते हैं कि चीता सबसे ज्यादा फास्टेस्ट एनिमल है पूरे वर्ल्ड में। इसकी स्पीड 113 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। और वहीं हम लेपर्ड की बात करें तो लेपर्ड काफी स्लो होता है चीता के कंपैरिजन में, 50 to 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड होती है लेपर्ड की। तो चीता और लेपर्ड के बीच का डिफरेंस क्लियर है। देन रीजंस फॉर दैट डिसअपीयरेंस, अब चीता खत्म होते गए, यानी चीता की जो पॉपुलेशन है वो कम होती गई और चीता जो है आज इंडिया में पाए ही नहीं जाते। तो इसके पीछे का रीजन क्या रहा है? हंटिंग। Cheetahs were hunted in large numbers by kings and British officers. चीतास जो है इनकी काफी ज्यादा हंटिंग की जाती थी, यानी कि इनका शिकार किया जाता था। जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे, वो भी हंटिंग किया करते थे। किंग्स के लिए तो हंटिंग एक स्पोर्ट हुआ करता था, यानी खेल के लिए शिकार खेलने जाते हैं। वो कहा करते थे कि हम लोग शिकार खेलने चलते हैं आज जंगल में, तो उनके लिए शिकार एक खेल था, स्पोर्ट था। तो हंटिंग की वजह से जो चीता है उनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई। किसकी वजह से? किंग्स की वजह से और ब्रिटिशर्स की वजह से। ब्रिटिशर्स भी काफी ज्यादा हंटिंग किया करते थे इन चीतास की, चीतास को हंट करते थे। लॉस ऑफ हैबिटेट, एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स डिस्ट्रॉयड ग्रासलैंड्स देयर नेचुरल होम। अब जैसे जैसे हम ह्यूमंस ने अपने एक्सपेंशन करना शुरू किया, हमें इंडस्ट्री सेटअप करनी थी, एग्रीकल्चरल फील्ड चाहिए थी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, तो हमें और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए, हाउसेस बनवाने के लिए एक्स्ट्रा लैंड की रिक्वायरमेंट थी। तो वो रिक्वायरमेंट हमने कैसे फुलफिल करी? फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके हमने ट्रीज को कट किया, फॉरेस्ट जहाँ पे ये एनिमल्स रहते हैं, एनिमल्स का जो घर है जंगल, उसको हमने साफ करना शुरू किया अपने यूज के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो इसकी वजह से ये जो चीतास थे उनकी कमी देखने को मिली हमें, उनकी पॉपुलेशन कम होती चली गई क्योंकि उनसे उनके घर छीनते जा रहे थे। अब चीतास जो है वो फॉरेस्ट में अंदर वाला जो इलाका है जो एकदम ट्रीज से घिरा हुआ है वहां पे नहीं रहते, वो जंगल के अंदर जो ओपन ग्रासलैंड्स होते हैं, जो मैदान टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली रिवर्स के आसपास का जो एरिया होता है, वहां पे चीतास रहना पसंद करते हैं, ओपन ग्रासलैंड्स में। तो चीतास जो है वो ट्रीज पे चढ़ नहीं सकते हैं। हम जो पिक्चर्स देखते हैं ट्रीज पे जो बैठा होता है चीता लाइक हमें लगता है, चीता लगता है, लेकिन वो चीता होता नहीं है क्योंकि चीतास को पेड़ पे चढ़ना आता ही नहीं है। लेपर्ड होता है, लेपर्ड पेड़ पे रहते हैं और चीतास जो होते हैं वो ओपन ग्रासलैंड्स में रहना प्रेफर करते हैं। तो अब ये ग्रासलैंड्स इनसे छिनते चले जा रहे हैं चीता से, इनके नेचुरल जो होम है, जो इनका हैबिटेट है, वो इनसे छिनता चल जा रहा है हम ह्यूमंस की वजह से। तो इसकी वजह से अगेन जो चीतास की पॉपुलेशन थी उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला। नेक्स्ट रीजन हो सकता है डिक्लाइन इन प्रे एनिमल्स। Due to hunting and habitat loss, animals that cheetahs hunted become fewer. अब prey animals की, यानी कि इनके लिए जो चीतास जिन एनिमल्स का शिकार करा करते थे अपना पेट भरने के लिए, अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, चीतास जिन एनिमल्स का शिकार किया करते थे, जिन एनिमल्स की हंटिंग करते थे, उन एनिमल्स की कमी हो गई। यानी कि अब चीतास के लिए खाने के लिए उतने जानवर नहीं बचे। चीतास जिनकी हंटिंग किया करते थे अब वो एनिमल्स उतने बचे ही नहीं। स्पेशली जैसे डियर हम देखते हैं, डियर की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा कम हुई है। तो अब हम लोग इंसान क्या करते हैं? हम हंटिंग करते हैं। हंटिंग की वजह से सिर्फ हम चीतास की हंटिंग थोड़ी कर रहे हैं, हम हर तरह के जानवर को हंट कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स और जो हमारे राजा महाराजा थे, जो किंग्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हंटिंग करी, काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के जो जानवर थे, जो एनिमल्स थे, उनकी हंटिंग करी, उन्हें मारा, जिसकी वजह से जो एनिमल्स की पॉपुलेशन थी उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा था। अब क्योंकि हर्बीवोर्स को खाकर ही चीतास अपना पेट भरते हैं, अब हर्बीवोर्स की भी कमी होने लगी, यानी
चीतास के लिए खाना कम पड़ने लगा तो उनकी भूख से ही डेथ हो जाती थी, या उनसे घर छिन जाया करता था, यानी कि इनका जो हैबिटाट है वो इनसे छिन जाता था हम ह्यूमंस की वजह से। और साथ ही साथ इनकी हंटिंग की जाती थी, इनके लिए प्रे की कमी पड़ गई, यानी कि इनके लिए शिकार अब उतना बचा नहीं। इनके जो शिकार थे उनको पहले ही हम ह्यूमन बींग्स ने हंट कर लिया है, अपना शिकार बना लिया है, तो इसकी वजह से ये जो चीतास थे वो भूखे मरने लगे, उनकी पॉपुलेशन इस टाइप से कम होने लगी। Extinction in India. The last 3 Asiatic cheetahs were killed in 1947 in India. अब इंडिया में जो लास्ट 3 एशियाटिक चीतास जो बचे थे, 3 एशियाटिक चीतास जो इंडिया में बचे हुए थे, वो 1947 में उनकी डेथ हो गई, यानी कि 1947 में ही एक तरह से हमारे इंडिया से जो चीतास की पॉपुलेशन थी वो एकदम एक्सटिंक्ट हो गई। चीतास की ये जो स्पीशीज थी, एशियाटिक चीतास की जो स्पीशीज थी वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन वर्ल्ड में अभी भी थी, वर्ल्ड से यानी हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट नहीं हुई थी ये स्पीशी। In 1952, the Indian government officially declared them extinct in the country. और 1952 में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि एशियाटिक चीतास अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं हमारी कंट्री से। प्रेजेंट स्टेटस, अब आज के टाइम पे क्या स्टेटस है? Today, a small number of Asiatic cheetahs survive only in Iran. अब आज के टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत कम जो चीतास की पॉपुलेशन है, एशियाटिक चीतास की बहुत कम पॉपुलेशन रह रही है अभी भी, यानी कि ये स्पीशीज जिंदा है। इस स्पीशी के ये जो जानवर है जो एशियाटिक चीतास है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन अब वो ईरान में रहते हैं। ईरान में बहुत कम अमाउंट में ये चीतास की पॉपुलेशन अभी तक जिंदा है, बहुत कम अमाउंट में बचे हुए हैं ये, इन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है वरना ये पूरे वर्ल्ड से, अर्थ से ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो यानी कि ये जो बिग कैट फैमिलीज में आते हैं ये जो एशियाटिक चीतास, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रेयर है, यानी ये जो एशियाटिक चीतास हैं वो रेयरेस्ट एनिमल्स में से एक हैं जो सिर्फ अब हमें ईरान में देखने को मिलते हैं। इंडिया से तो ये एक्सटिंक्ट हो गए 1947 में ही, और ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया, इनके एक्सटिंक्शन को ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया 1952 में इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। और आज की वीडियो में हमने देखा कि किस टाइप से एशियाटिक चीतास जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। रीजंस क्या थे? पहला रीजन ये था कि हम हंटिंग करते थे इनकी, साथ ही साथ इन्हें अपना हैबिटाट खोना पड़ा, यानी कि इनसे इनके घर छिन गए, और साथ ही साथ इनके लिए खाने पीने की कमी पड़ गई, चीतास के लिए, एशियाटिक चीतास के लिए खाने पीने की कमी पड़ गई, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन होती गई, यानी कि ये इनकी पॉपुलेशन खत्म हो गई इंडिया से 1947 में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फाउना दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स एंड फाउना का मतलब होता है एनिमल्स। अब ये जो हमारे फ्लोरा एंड फाउना है उनका डिप्लेशन हमें देखने को मिल रहा है, यानी काफी सारी जो एनिमल और प्लांट स्पीशीज हैं वो खतरे में है, यानी वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, या काफी तो ऐसी भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो उनके एक्सटिंक्शन के पीछे का क्या रीजन है, कैसे ये जो फ्लोरा एंड फाउना है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Depletion of flora and fauna means the reduction or loss of plant and animal species in a region. अब फ्लोरा एंड फाउना का डिप्लीशन हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि फ्लोरा एंड फाउना यानी प्लांट और एनिमल की स्पीशीज में हमें कमी देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा हम इन रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को और वाइल्ड लाइफ को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक्सटिंक्ट होते जा रही है काफी सारी स्पीशीज, उनकी क्वांटिटी जो है, जितने क्वांटिटीज में वो पहले हुआ करते थे प्लांट्स, जितने पॉपुलेशन हुआ करती थी एनिमल्स की, उतनी अब हमें नहीं देखने को मिलती। तो ये सब क्यों हो रहा है? हमारी एक्टिविटीज की वजह से, यानी काफी ज्यादा ऐसे रीजंस हैं, काफी सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जो हमारे फ्लोरा एंड फाउना है वो डिप्लीट हो रहे हैं। मेन कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, अब कौन कौन से कॉजेज हैं, किस वजह से ये डिप्लीशन देखने को मिल रहा है हमें, फ्लोरा एंड फाउना डिप्लीट कैसे हो रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, यानी कि हम लोग पेड़ काट रहे हैं। अब हम जब ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, हम पेड़ों को काटेंगे, ट्रीज को कट करेंगे, तो उससे हमें क्या देखने को मिल रहा है? हम फ्लोरा यानी जो प्लांट्स हैं उन्हें खत्म कर रहे हैं, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें प्लांट स्पीशीज में कमी देखने को मिलेगी। प्लांट्स
को हम कट कर रहे हैं, हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये फ्लोरा जो है वो डिप्लीट हो रहा है। यानी जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उन्हें हम खुद ही खत्म कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन करके। और डिफॉरेस्टेशन करके ना हम सिर्फ ट्रीज को कट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम एनिमल्स का जो हैबिटेट है, जो एनिमल्स के जो घर है, वो भी उनसे छीन रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन एक रीजन हो सकता है। देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने हर जगह देखा है कि हम ह्यूमन बीइंग्स अपने फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि हम ग्रो करें, डेवलप करें, तो उसके लिए हम लोगों को लैंड की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हम फॉरेस्ट कट कर रहे हैं। काफी सारे रिसोर्सेज की हमें जरूरत है, तो हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज की अगर बात करें स्पेशली, तो फॉरेस्ट से हमें काफी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, लाइक फ्रूट्स मिलते हैं, हमें टिम्बर मिलता है, यानी कि जो वुड है वो हमें मिलते हैं, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ हमें हर्ब्स एंड श्रब्स मिलते हैं, जड़ी बूटियां हम लोगों को जंगलों से मिलती हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिल रहे हैं, हम उनका कुछ ज्यादा ही ओवर यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में इन रिसोर्सेज को फॉरेस्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब हम इन रिसोर्सेज का ज्यादा ही यूज करेंगे, जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हो सकता है उन रिसोर्सेज की कमी हो जाए, जैसे अगर हम ज्यादा से ज्यादा जड़ी बूटियां हम ले रहे हैं और नए नए जो प्लांट्स उन्हें ग्रो ही नहीं होने दे रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर स्पीशी का जो प्लांट है या उस पर्टिकुलर स्पीशी का जो हर्ब्स और श्रब्स है जो हम यूज कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, हो सकता है वो इन फ्यूचर हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचे ही ना। तो हम लोगों को ओवर यूज नहीं करना है इन रिसोर्सेज का। हंटिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जानवरों को हंट कर रहे हैं, जो एनिमल्स है उन्हें हम हंट कर रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ उनके फर्स के लिए, हॉर्न्स यानी उनके सींग के लिए हम उनका शिकार कर रहे हैं, उनकी स्किन के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए, फर के लिए और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए, बॉडी ऑर्गन्स के लिए। लाइक एलिफेंट्स को क्यों मारा जाता है? उनके टीथ के लिए, जो उनके दांत होते हैं उसके लिए। हाथियों को मारा जाता है, हाथियों का शिकार किया जाता है। राइनोसेरोस को क्यों मारा जाता है? उनके सींग के लिए। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं हम, जिससे कि हम उनके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उन्हें सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो हम लोग अपने लालच के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए हम लोग हंटिंग कर रहे हैं। इन जानवरों के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो इनके ऑर्गन्स हैं, उन्हें सेल करते हैं, जिससे कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो इस टाइप से जो हंटर्स हैं वो अपना एक तरह से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं इन एनिमल्स के थ्रू। इन एनिमल्स के ही बॉडी पार्ट्स को सेल करके जो हंटर्स हैं वो पैसा कमाते हैं। देन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, और अगर हम हंटिंग की वजह से बात करें तो हंटिंग की वजह से ही क्या हुआ है, ये जो हंटर्स हैं उन्हीं की वजह से काफी सारे ऐसे हमारी स्पीशीज हैं, एनिमल स्पीशीज, जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। जैसे इंडिया में बात करें तो एशियाटिक चीता जो है, जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ के आए हैं, तो जो एशियाटिक चीता है उसकी पॉपुलेशन पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई है इंडिया से, इन हंटर्स की वजह से। नाउ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, जो एनिमल्स हैं उनसे उनके घर छीन रहे हैं। हम उनसे उनके जो हैबिटेट है, यानी उनके जो रहने का एरिया है, जो उनका होम है, वो हम उन एनिमल से छीन रहे हैं। उन एनिमल्स को डिस्प्लेस होना पड़ रहा है, माइग्रेट करना पड़ रहा है हमारी वजह से। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जैसे जैसे हम अर्बनाइज होते जा रहे हैं, हमें अपना डेवलपमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा लैंड की हमें रिक्वायरमेंट है, बहुत ज्यादा लैंड हमें चाहिए इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने के लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए। तो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अब लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड लैंड को तो हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया है उसे हम कट करके अपने यूज के लिए लैंड ले रहे हैं। जो लैंड एरिया पहले जंगलों से घिरा रहता था, अब उस जमीन पे हम लोगों ने अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स बना ली हैं, टावर्स बना लिए हैं, हमने एग्रीकल्चरल फील्ड्स बना लिए हैं। जो जगह पहले जंगलों की हुआ करती थी, वहां पे अब हमने अर्बनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया है, वहां पे हमने खुद की सेटलमेंट्स को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एनिमल्स हैं उनके घर तो हम उनसे छीन ही रहे हैं, हम उन एनिमल्स को और ज्यादा फोर्स कर रहे हैं माइग्रेट करने के लिए। उन एनिमल्स से जो उस फॉरेस्ट एरिया में रह रहे होंगे, उन एनिमल्स को हम फोर्स कर रहे हैं कि वो जंगलों के अंदरूनी इलाकों में जाके रहें।
देन हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। पोल्यूशन हम लोग बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से भी काफी ज्यादा एनिमल्स को प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। काफी ज्यादा एनिमल्स, अगर पोल्यूशन की हम बात करें तो पोल्यूशन का नेगेटिव इंपैक्ट हमें खुद पे भी देखने को मिलता है। पहली बात, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमें खुद पे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है पोल्यूशन का, कितनी बीमारियां होती हैं। और वहीं अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स पे भी सेम इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। एनिमल्स जो है वो भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं सही से। अगर हम वाटर एनिमल्स की यानी एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वाटर पोल्यूशन इतना ज्यादा कर दिया, वाटर पूरा पोल्यूटेड हो गया है। तो हम लोग इस टाइप से अपने जो एनिमल स्पीशीज हैं उन्हें डैमेज कर रहे हैं। एनिमल, काफी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो पोल्यूशन की वजह से सर्वाइव ही नहीं कर पाते। और यहाँ पे बात करें हम लोग, जैसे हम लोग वाईफाई टावर्स लगवा देते हैं, तो ये जो टावर्स हैं इससे जो रेडिएशन निकलते हैं उसकी वजह से जो बर्ड्स हैं उन्हें नुकसान होता है। काफी ज्यादा बर्ड्स जो हैं उनकी डेथ होती है। बर्ड्स की डेथ होती है इस वाईफाई टावर से निकल रही रेडिएशन की वजह से, और बाकी पॉल्यूशन की वजह से भी बाकी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है एनिमल्स को और प्लांट्स को भी। इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन, अब ये जो डिप्लीशन हो रहा है, फ्लोरा एंड फाउना ये जो डिप्लीट हो रहे हैं उसके क्या इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। पहली बात, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हमारे बायोस्फीयर में जितनी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीशीज देखने को मिलती थी, अब उतनी देखने को नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट स्पीशीज को तो एक्सटिंक्ट करते जा रहे हैं, हम ही उसके पीछे का कारण है। उनके एक्सटिंक्शन के पीछे का रीजन जो है वो हम ह्यूमन बीइंग्स ही हैं। देन इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम, ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, यही क्या करते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं इकोसिस्टम में, हमारे इकोस्फेयर में। अब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। जैसे जो अगर हम बात करें फ्लोरा की, प्लांट्स की, ट्रीज की, तो वो क्या करते हैं, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो जितने भी एयर हमारे आसपास है, ऑक्सीजन जितने हमारे पास है, वो हमें कहाँ से मिल रही है, इन प्लांट्स और ट्रीज के थ्रू। अब ये जो प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, अब जब हम इन्हें ही कट करेंगे तो उतनी ऑक्सीजन जनरेट नहीं हो पाएगी। क्यों? ये प्लांट्स जो है वही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम प्लांट्स को कट करते रहेंगे तो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाएगी और ना हमें उतनी ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो इसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर हम एनिमल्स को मारेंगे तो जो कार्निवोर्स हैं, जो हर्बीवोर्स का शिकार करते हैं, हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन पे कंट्रोल करते हैं, हो सकता है अगर हम हर्बीवोर्स को मार दें तो कार्निवोर्स भी मारने लगे। अगर हम कार्निवोर्स को मार रहे हैं तो हर्बीवोर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगेगी। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है हमारे इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। देन एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पीशीज, हम इतने ज्यादा फ्लोरा एंड फाउना को डिप्लीट कर रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की हंटिंग कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज को हम लोग कट कर रहे हैं अपने यूज के लिए। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट जो स्पीशीज हैं उन्हें खत्म कर रहे हैं, हम एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। हम ही इस एक्सटिंक्शन के पीछे का कारण है। इन अलग अलग स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसके पीछे का कारण हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। देन क्लाइमेट चेंज, हमने देखा है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी है, साथ ही साथ ट्रीज जो है वो रेनफॉल के लिए बहुत, एक तरह से रेनफॉल कौन करवाता है, ट्रीज करवाते हैं। ये हमने सुन रखा है कि पेड़ों की वजह से ही बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो पेड़ों के थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है, तभी जाकर के जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंस होती हैं स्काई में जाकर के, एंड देन हमें प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। तो इससे क्या हो रहा है, जब हम ट्रीज कट कर रहे हैं तो उतना इवेपोरेशन नहीं हो पा रहा है, जहां पहले जमीन से भी और साथ ही साथ पेड़ों की जो लीव्स है वहां से, दोनों जगह से इवेपोरेट किया करती थी वाटर वेपर्स, अब वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब लैंड से तो इवेपोरेशन हो रहा है लेकिन हम पेड़ों को कट कर रहे हैं तो उतना हमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो जितने अमाउंट में पहले वाटर वेपर इवेपोरेट करता था उतना अब नहीं कर रहा है, वाटर इतना ज्यादा इवेपोरेट नहीं कर रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में। तो जब इतना ज्यादा अमाउंट में वाटर वेपर बनेगा ही नहीं तो कैसे इतनी ज्यादा रेनफॉल होगी। तो इसकी वजह से भी हमें अगेन एक इम्बैलेंस देखने को मिलता है, क्लाइमेट हमारा बदल रहा है। हर साल कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम राइज होती है कि बारिश ना होने की वजह से फसलें खराब हो गई। तो इसके पीछे का कारण कौन है? हम ह्यूमन बीइंग्स। हमने ही ये इम्बैलेंस क्रिएट करा है अपने इकोसिस्टम में, इन फ्लोरा एंड फाउना को डिप्लीट करके। और इसी की वजह से जरूरत है इनको कंजर्व करने की, यानी फ्लोरा एंड फाउना को कंजर्व करने की जरूरत है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नेसेसरी टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ये लाइन हम आज तीसरी बार पढ़ रहे हैं कि हमें वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करना है जिससे कि हम इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट कर सकें। ये फ्लोरा एंड फाउना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करने के लिए। यही हमारे इकोसिस्टम को एक बैलेंस में लेकर के चलते हैं, बैलेंस में मेंटेन करते हैं। हमने देखा है कि वाइल्ड लाइफ के होने से काफी ज्यादा हमारे जो दूसरे एनिमल्स की पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल रहता है। फ्लोरा यानी प्लांट्स के होने की वजह से हमें सही
से ऑक्सीजन मिल पाती है, हमें दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे जो रिसोर्सेज हैं वो मिल पाते हैं फ्लोरा से या कह लो फॉरेस्ट एरियाज से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए, अपने लालच को फुलफिल करने के लिए फ्लोरा एंड फाउना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम इन रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बुरा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है वो हमारी लाइफ पे और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी लाइफ पे हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि हम जो भी डिप्लीशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, फ्लोरा एंड फाउना को जो हम डिप्लीट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें खुद की लाइफ पे देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी फ्यूचर जनरेशन सस्टेन नहीं कर पाएंगी, उन्हें अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। जिन जानवरों के बारे में हम जानते हैं, जिन स्पीशीज के बारे में हम जानते हैं, एनिमल स्पीशीज के बारे में जिनको हमने देखा है, हो सकता है इन फ्यूचर अगर वो एक्सटिंक्ट हो गई तो हमारी फ्यूचर जनरेशन उनको ना देख पाए, उनके बारे में ना उतना जान पाए। तो हम लोगों को क्या करना है, इन रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, ओवर यूज नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है, फ्लोरा एंड फाउना दोनों को प्रोटेक्ट करना है, सही से सस्टेनेबल वे में अपना डेवलपमेंट करना है, ओवर यूज ना करें हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को भी हम सही से जीने दें, जो हमारे जो एनिमल्स हैं उन्हें भी सही से जीने दें, ज्यादा हंटिंग ना करें, हम उन्हें मारे ना उनके बॉडी पार्ट्स के लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम फ्लोरा एंड फाउना को नुकसान पहुंचाते हैं, हम फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, हम हंटिंग कर रहे हैं, अपनी वाइल्ड लाइफ जो है, जो एनिमल्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, क्या आउटकम्स होंगे। तो फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। तो जब हम लोग इस टाइप से फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम हंटिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पीशीज हैं एनिमल्स की एंड प्लांट्स की, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमारे इतने ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन की वजह से फॉरेस्ट रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट एरियाज को कट कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, तो हम प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं उन्हें खत्म कर रहे हैं, हम प्लांट्स की स्पीशीज को एकदम खत्म कर रहे हैं और साथ ही साथ हंटिंग कर रहे हैं, तो काफी सारी एनिमल स्पीशीज भी खत्म हो रही हैं। जैसे इंडिया में कौन सी स्पीशी खत्म हुई, एशियाटिक चीता की, जो हमने पिछले ही टॉपिक में कुछ टॉपिक में पढ़ा था कि एशियाटिक चीता जो है उसकी पॉपुलेशन इंडिया से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी थी 1947 में, और ऑफिशियली इस चीज को डिक्लेयर भी कर दिया गया इन 1952। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जब इस टाइप से फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बायोस्फीयर में जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जा रहे हैं उनको एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, उनके एक्सटिंक्शन के पीछे का कारण हम बन रहे हैं। तो हमारी इन सब एक्टिविटीज की वजह से काफी सारी जो एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं और एंडेंजर्ड कैटेगरी में भी पहुंच जाती हैं। यानी कि जिन स्पीशीज की पॉपुलेशन अच्छी खासी थी, अब वो कम क्वांटिटी में बचे हैं, अब उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं अगर हमने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एनिमल और प्लांट स्पीशीज के एक्सटिंक्शन का कारण बन रहे हैं। देन इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम, ये हम पहले भी काफी बार पढ़ के आए हैं। अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ नहीं रहेगी तो हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस क्रिएट करने वाला कोई नहीं होगा। अगर वाइल्ड लाइफ को हम नुकसान पहुंचाएंगे, अगर हम एनिमल्स को खत्म कर देंगे तो फूड चेन मेंटेन नहीं हो पाएगी, और अगर हम फॉरेस्ट को ही डिप्लीट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को ही खत्म कर देंगे, तो काफी ज्यादा दूसरी प्रॉब्लम्स भी राइज होंगी, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने लगेगा, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। इस टाइप से हमारे इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। देन सॉइल इरोजन, हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट को, जो हमारे ट्रीज हैं उनको हम खत्म कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब हम ट्रीज को कट करते हैं, जड़ से खींच के निकालते हैं ट्रीज को, प्लांट्स को, तो उससे क्या होता है, जो सॉइल है वो लूज हो जाती है। अब जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वही सॉइल को अच्छे से टाइटली पकड़ के रखती हैं, और जब हम जड़ों से खींच के निकालेंगे पेड़ों को, तो उससे क्या होगा, जो सॉइल है वो एकदम लूज हो जाएगी, और लूज सॉइल को इजीली विंड
अपने साथ ब्लो ऑफ करवा के ले जाती है और जो वाटर है वो इजीली वॉश ऑफ कर देता है फर्टाइल लेयर को सॉइल की। अगर लूज सॉइल है तो इजीली उसे इरोड कर दिया जाएगा विंड और वाटर के थ्रू, यानी हमें विंड और वाटर इरोजन देखने को मिल सकता है लूज सॉइल की वजह से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन के पीछे का भी कारण बन रहे हैं। साथ ही साथ क्लाइमेट भी हमारा चेंज होता जा रहा है। व्हेन फॉरेस्ट्स आर डिस्ट्रॉयड, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस इन द एटमॉस्फेयर कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब हमारे क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जब हम फॉरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा कट कर रहे हैं, ट्रीज ही होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब जब हम ट्रीज को ही कट कर देंगे तो उतने ट्रीज अगर हैं ही नहीं तो उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला भी नहीं होगा और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी अच्छे अमाउंट में। तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है पूरे वर्ल्ड का। तो हमारे एटमॉस्फेयर में हम लोग काफी ज्यादा चेंजेस देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के बढ़ने की वजह से। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, हम ट्रीज को कट कर रहे हैं। अब ट्रीज ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हम ट्रीज को ही कट कर रहे हैं। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हार्म ट्राइबल कम्युनिटीज। अब जंगल में क्या होते हैं, जंगल में कुछ जंगली लोग जो आदिवासी होते हैं वो रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम ट्राइब्स। अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं इनको डिस्प्लेस होना पड़ता है हमारी कुछ एक्टिविटीज की वजह से। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं वो अपने पूरे लाइवलीहुड के लिए, पूरे जीवन भर वो अपने जंगलों पर डिपेंड करते हैं हर एक बेसिक नीड के लिए। उन्हें खाना चाहिए तो वो फॉरेस्ट से लेकर के आते हैं, फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए तो वो जंगलों में रहते हैं। वो हर तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। और अगर हम लोग फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे, हम लोग जंगलों को काटेंगे, तो इसकी वजह से इन ट्राइबल कम्युनिटीज को, ट्राइबल पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह बार बार मूव करना पड़ेगा अगर हम लैंड को क्लियर करेंगे, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करेंगे तो। और इसकी वजह से ट्राइबल पीपल को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। क्यों, क्योंकि हम लोग सिर्फ फॉरेस्ट ही नहीं काट रहे हैं, हम उनसे उनका घर छीन रहे हैं, साथ ही साथ वो सारे रिसोर्सेज हम इन ट्राइबल कम्युनिटी से छीन रहे हैं जिस पर ये डिपेंड करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। साथ ही साथ सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज ही नहीं, एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिन्हें हमारे वजह से डिस्प्लेस होना पड़ता है, मूव करना पड़ता है। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, जो लार्ज प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे डैम्स कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट होता है, अगर हमें डैम्स कंस्ट्रक्ट करवाने हैं तो हम फॉरेस्ट का एक बड़ा सा पार्ट जो है, एक बड़ा सा पैच पूरा क्लियर करवा देते हैं, ट्रीज कट करवा देते हैं और उतने एरिया में जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है, एनिमल्स को वहां से मूव करना पड़ता है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स राइज हो जाती हैं एनिमल्स के लिए और ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए। Then sixth impact is increase in natural disasters. अब natural disasters भी बढ़ जाते हैं, जैसे हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, सॉइल लूज हो रही है, तो अगर हम देखें तो सॉइल के लूज होने की वजह से ड्रॉट लाइक सिचुएशंस आ जाती हैं। सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, जब वाटर और विंड इरोजन होगा सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, ट्रीज नहीं बचेंगे, ट्रीज की वजह से रेनफॉल हो पाती है। हमने देखा था ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ज्यादा वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के स्काई में जाता है और ऊपर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, देन हमें प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल देखने को मिलती है। अब जब ट्रीज ही नहीं होंगे ज्यादा तो उतना ज्यादा इवापोरेशन भी नहीं हो पाएगा और जब इतना इवापोरेशन नहीं होगा तो रेनफॉल भी इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, यानी कि सूखा पड़ जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा, जो लूज सॉइल है उसकी वजह से लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम हिली एरियाज में डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को जड़ से निकाल रहे हैं, सॉइल लूज हो जा रही है, तो अब वो सॉइल जो है, वो जो लैंड एरिया है वो इजीली स्लाइड करके आ सकता है वाटर के थ्रू। अगर रेनफॉल हो रही है या विंड चल रही है तो पूरी की पूरी जो जमीन है वो खिसक के आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है। तो ये नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ जाते हैं अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट करते हैं तो। Then reduces rainfall. Loss of forest leads to less rainfall. जो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ काटेंगे तो रेनफॉल भी उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस रेनफॉल के लिए। अगर पेड़ नहीं होंगे तो रेनफॉल भी उतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं हो पाएगी। डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, अब वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन भी कम हो रही है, यानी एनिमल स्पीशीज जो हैं वो भी कम होती जा रही हैं। एनिमल्स लूज देयर नेचुरल होम्स लीडिंग टू माइग्रेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, दूसरे लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने
एक्सपेंशन के लिए, हम अपने एक्सपेंशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने के लिए, हम दूसरे एग्रीकल्चरल फील्ड्स, हम दूसरे जो मॉल्स हैं, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड हमें चाहिए तो हम फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर रहे हैं, अपने यूज के लिए उस लैंड को एक तरह से सिटेबल बना रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं जिससे कि हमारी नीड्स फुलफिल हो सके। तो अब जितना फॉरेस्ट एरिया, जितना फॉरेस्ट कवर हम क्लियर करते हैं, उतने एरिया के जो एनिमल्स हैं उन्हें मूव करना पड़ता है, उनसे उनके घर छीन जाते हैं और उन एनिमल्स को माइग्रेट करना पड़ता है। और अगर ये एनिमल्स, वो फॉरेस्ट क्लियर करते टाइम अगर ये एनिमल्स इंसानों की नजरों के आगे आ गए तो वैसे भी इनको हंट कर लिया जाता है, इनकी हंटिंग कर ली जाती है, इन एनिमल्स का शिकार कर लिया जाता है ह्यूमन बींग्स के थ्रू। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनिमल्स की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन होती जा रही है, काफी ज्यादा स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, एंडेंजर्ड स्पीशीज बनती जा रही है। लॉस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, many plants used in medicines disappear, affecting healthcare and traditional knowledge। अब हम लोगों को पता है जो हमारे पूर्वज थे, इंडिया में ही सबसे पहले इन जड़ी बूटियों के बारे में लिखा गया, जड़ी बूटियों का यूज करके मेडिसिन्स बनाई जाती थी, हर्ब्स एंड श्रब्स का यूज करके। इंडिया में ही ये ट्रेडिशनल नॉलेज रही है मेडिसिन्स की, हमारे पूर्वजों को जानकारी थी जड़ी बूटियों की। हम लोग पहले स्टार्टिंग से ही इन प्लांट्स के थ्रू ही इलाज किया करते थे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब क्योंकि हम लोग इन फॉरेस्ट एरियाज को, जहाँ पे जड़ी बूटियां उगती हैं, अब हम उन फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को डिप्लीट कर रहे हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से वो सारे प्लांट्स जो कभी यूज किया करते थे हम लोग, हमारे पूर्वज जो यूज किया करते थे मेडिसिन बनाने के लिए, अब उन प्लांट्स की हमें कमी देखने को मिल रही है, वो प्लांट स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, जिसकी वजह से अब हम आज की डेट पे वो मेडिसिन नहीं बना पाते जो हमारे पूर्वज बनाया करते थे। और इसी की वजह से हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी थोड़ा हमें नुकसान देखने को मिल रहा है। हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो अच्छे हम मेडिसिन नहीं बना पा रहे हैं, और जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज थी मेडिसिन को लेकर के, उसके होने का अब क्या फायदा। जो ट्रेडिशनल बुक्स लिखी गई थी मेडिसिन से रिलेटेड, उसके होने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये जो स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं प्लांट की, और अब ये प्लांट स्पीशीज है ही नहीं, तो हम वो मेडिसिन बना भी नहीं सकते जो हमारे पूर्वज यूज किया करते थे। तो इस टाइप से बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं अगर हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट करें या वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाएं। तो फर्स्ट वन इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेकंड वन इज इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट हो जाता है, थर्ड सॉइल इरोजन का कारण बनता है, फोर्थ क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, फिफ्थ लाइवलीहुड्स, लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, यानी कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ता है, नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ जाते हैं, उसके बाद रेनफॉल जो है वो हमें कम देखने को मिलेगी अगर हम फॉरेस्ट को डिप्लीट करेंगे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट करेंगे, ट्रीज कट करेंगे तो। देन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, और मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो भी काफी सारे ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हम उस टाइप की मेडिसिन नहीं बना पाते जैसे हमारी पूर्वज बनाया करते थे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब हम इंडिया में कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। Why conservation is important? अब सबसे पहली बात, ये कंजर्वेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों कंजर्व करना है, क्यों प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को? टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। अब हमें पता है कि जब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज होंगे, जब वाइल्ड लाइफ होगी और फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल होंगे, तभी हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस बना रहेगा, फूड चेन जो है वो सही से काम करती रहेगी, हमारे एनवायरमेंट जो है वो ठीक रहेगा अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या करना है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना है, जिससे कि हम अपने इकोसिस्टम में एक बैलेंस मेंटेन कर सकें। टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, हम देख रहे हैं कि हमारी ही काफी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, प्लांट्स और एनिमल दोनों की ही स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। तो अब हमें वो सारी स्पीशीज जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, हम उनका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब वो स्पीशीज जो एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ रही हैं, जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है। टू एंश्योर रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस, अब जो रिसोर्सेज हम
फॉरेस्ट एरिया से लेते हैं अपने यूज के लिए, जो भी रिसोर्सेज हम फॉरेस्ट से ले रहे हैं, अब वो रिसोर्सेज हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिल पाए, इसके लिए हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है डिफरेंट रीजंस की वजह से। मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, हमें इकोलॉजिकल बैलेंस चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचाना है, तो इसके लिए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है। स्टेप्स टेकन फॉर कंजर्वेशन इन इंडिया। अब इंडिया में कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में पास किया गया, बैन्स हंटिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग अब इंडिया में जो हंटिंग है और पोचिंग जो हम कहते हैं, यानी कि जानवरों को मारना, तो ये जो हंटिंग है और जो ट्रेडिंग किया करते थे, जो हंटर्स होते थे, जो बॉडी पार्ट्स को सेल किया करते थे, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को सेल किया करते थे, तो उस ट्रेडिंग पे और हंटिंग पे बैन लगा दिया गया है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो 1972 में पास किया गया, उसके अकॉर्डिंग अब हंटिंग पे बैन लग चुका है और साथ ही साथ ट्रेडिंग जो किया करते थे हंटर्स इन एनिमल बॉडी पार्ट्स का, एनिमल्स की स्किन का, तो उस ट्रेडिंग पर भी बैन लगा दिया गया है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। अब प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए गए हैं जैसे कि नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे हम अपने ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते वहां की वाइल्ड लाइफ में। तो ये कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं जहां पे एनिमल्स सेफली और सही तरीके से रह सकें, अपने खुद के एनवायरमेंट में रह सकें। उन्हें जेल में कैद करके नहीं रखा है, जू में नहीं रख रखा है इन एनिमल्स को। नेशनल पार्क्स ऐसे बने हुए हैं जो ओपनली एरियाज हैं, लेकिन वहां पे ह्यूमंस का जाना या ह्यूमंस की एक्टिविटीज करना, जो ह्यूमंस हंटिंग वगैरह करते हैं, वो सब करना टोटली बैन है। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन रहती है वहां पे एनिमल्स के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर पास किया गया और ये प्रोजेक्ट टाइगर, ये जो पास किया गया था, इस प्रोजेक्ट टाइगर के अकॉर्डिंग, इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया। टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई थी, एकदम टाइगर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकते थे कभी भी, तो उनकी पॉपुलेशन को हमने कंट्रोल किया। हमने अब जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज करने में अपना योगदान दिया इस प्रोजेक्ट टाइगर के अकॉर्डिंग। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के होने वाला है, हम इन डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। देन प्रोजेक्ट राइनो एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये दो भी प्रोजेक्ट बनाए गए किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, नाम से पता चल रहा है, प्रोजेक्ट राइनो वन हॉर्न राइनोसेरॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड देन प्रोजेक्ट एलिफेंट एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि राइनोसेरॉस को मारा जा रहा है उनके हॉर्न्स की वजह से और साथ ही साथ एलिफेंट्स को मारा जा रहा है उनके टीथ की वजह से। तो इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट राइनो एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट निकाला गया, जैसे कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर पास किया गया था। देन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, ये पास किया गया, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1988 में। पीपल एंड गवर्नमेंट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। अब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी जॉइंट, दो लोग यानी दो जो ऑर्गेनाइजेशन है, दो जो ग्रुप्स हैं, वो ज्वाइन होकर के एक साथ मिलकर के फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं। तो हम जो ऑर्डिनरी पीपल है, जो लोकल एरियाज के जो लोग हैं, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वही है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। देन कम्युनिटी एंड NGOs। कम्युनिटी यानी कि जो हमारे जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनकी बात हो रही है, वो भी अपना बहुत ज्यादा योगदान देते हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड देन NGOs यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारे पास होती हैं, जो लोगों को अवेयर करती हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था 1973 में उत्तराखंड में, ये जो चिपको मूवमेंट था उसमें क्या हुआ, जो विलेजर्स थे उन्होंने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए, बचाने के लिए लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया। स्पेशली विमेन की बात की जाए तो इसमें मेनली विमेन का रोल देखने को मिलता है। जो विमेन है उन्होंने जो ट्रीज है उन्हें गले लगा लिया, ट्रीज को हग किया, जिससे कि जो ट्रीज है उन्हें कट होने से बचाया जा सके। देन NGOs स्प्रेड अवेयरनेस। NGOs क्या करते हैं, वो अवेयरनेस फैलाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ आप लोगों को, कि हमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे, हम ट्रीज को कट करेंगे, तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे वो हम पिछले वीडियो में भी पढ़ के आए हैं, बहुत भयानक इम्पैक्ट्स होते हैं। तो हमें वो फ्यूचर में फेस करने को ना मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। आज से हमें क्या करना है, एफोरेस्टेशन पे फोकस करना है। हम
अगर पेड़ काट रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ट्रीज हम प्लांट भी करें, हमें इस चीज पे फोकस करना है, रिफॉरेस्टेशन करना है, हमें एफॉरेस्टेशन करना है। अगर हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो हम उतने ही प्लांट्स या उससे भी ज्यादा प्लांट्स लगाएं, नए नए प्लांट्स हम लगाएं। तो ये कुछ ऐसे कंजर्वेशन स्टेप्स थे जो लिए गए हैं इंडिया में। फर्स्ट वन इज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में पास किया गया और इसके अकॉर्डिंग हंटिंग पे बैन लगा दिया गया है, ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया गया है इन एनिमल स्पीशीज के, स्पेशली एंडेंजर्ड स्पीशीज के। वो स्पीशीज जो एकदम एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं उनकी ट्रेडिंग पे, उनको हंट करने पे बैन लगा दिया गया है टोटली। और प्रोटेक्टेड एरियाज बना दिए गए हैं जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नेशनल पार्क्स में तो टोटली जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो बैन है, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहां पे कुछ लिमिटेड हम ह्यूमन एक्टिविटीज कर सकते हैं, बट हम लोग ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते जिससे उन एनिमल्स को नुकसान पहुंचे। देन प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया 1973 में, जिसे हम नेक्स्ट टॉपिक में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। देन प्रोजेक्ट राइनो एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया और फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने जाना, यानी लोकल कम्युनिटीज जो है, लोकल एरियाज के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिल करके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉरेस्ट को कंजर्व करने में जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो गवर्नमेंट का साथ देते हैं, तो वही प्रोग्राम कहलाया गया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये प्रोग्राम ये कब स्टार्ट हुआ? 1988 में। कम्युनिटी एंड एनजीओज, अब कम्युनिटी यानी कि हमारे जो लोकल कम्युनिटीज हैं, लोकल सोसाइटीज जो हैं, वहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और आज भी करते हैं। अगर हम स्मॉल विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में लोग ज्यादा अवेयर रहते हैं फॉरेस्ट को, अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करने में। तो चिपको मूवमेंट जो है वो हमने देखा, एग्जाम्पल हमने देखा चिपको मूवमेंट जो 1973 में हुआ था और ये उत्तराखंड में हुआ, जहाँ पे जो विलेजर्स थे उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया जिससे कि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। एनजीओज जो है वो अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों में जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके इस बारे में कि फॉरेस्ट कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम किस टाइप से फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को हम क्लियर कर रहे हैं तो कैसे इम्पैक्ट हमें झेलने को मिलेंगे, उसके बारे में एनजीओज लोगों को अवेयर करते हैं जिससे कि लोग अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर ये जो प्रोग्राम था वो लॉन्च किया गया जिससे कि हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन एकदम डिक्लाइन में जा रही है उसे हम रोक सकें, तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में स्टार्ट किया गया। किसने स्टार्ट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया 1973 में, जिससे कि हम टाइगर्स की पॉपुलेशन को स्टेबल बना सकें, टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया ये प्रोग्राम। Why was it needed? लेकिन अब इस प्रोजेक्ट टाइगर की जरूरत क्यों थी? क्यों हमें प्रोजेक्ट टाइगर ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था उसकी जरूरत क्यों थी? टाइगर्स पॉपुलेशन हैड रिड्यूस्ड शार्पली, क्योंकि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो बहुत तेजी से गिर रही थी, यानी कि अब टाइगर्स बहुत कम अमाउंट में बचे थे। टाइगर्स वर बिकमिंग एंडेंजर्ड, यानी कि टाइगर्स जो है वो अब एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ गए थे। अब टाइगर्स जो है उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम हो गई थी कि अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेते तो हो सकता था कि टाइगर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते इंडिया से। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया जिससे कि हम टाइगर्स की पॉपुलेशन को दोबारा से स्टेबल बना सकें, टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या एम थे इस प्रोग्राम के? इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। अब इंडिया में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही थी, तो हमें उसको रोकना था, हमें टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसे दोबारा से नॉर्मलाइज करना था, हमें स्टेबल नंबर्स पे लाना था टाइगर्स को। प्रोजेक्ट टाइगर्स हैबिटेट, यहाँ पे प्रोटेक्ट टाइगर्स हैबिटेट आएगा, यानी कि हम लोगों को क्या करना है,
टाइगर्स के जो हैबिटाट है यानी कि जो घर हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। टाइगर्स का होम क्या है, हैबिटाट क्या होगा टाइगर्स का, ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट। हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है जिससे कि टाइगर्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकें और नेचुरली हम सही तरीके से उन टाइगर्स से उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। हम लोगों को जू में नहीं रखना है, टाइगर्स को कैद नहीं करना है, हमें उन्हें ओपन एनवायरनमेंट देना है। तो इसके लिए जो टाइगर्स के होमलैंड्स थे, जो ग्रासलैंड्स होते हैं, जो फॉरेस्ट थे, उन्हें भी हमने प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया और वहां पे ह्यूमंस का जाना बैन करवा दिया या फिर ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज थी जैसे हंटिंग, ये सब बैन करवा दी गई। स्टॉप पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड बोन्स। अब पोचिंग यानी कि जब हम इलीगली किसी एनिमल को मार रहे हैं, इलीगली जाकर के, अब बैन लगा दिया गया था टाइगर्स की हंटिंग पे। सिर्फ टाइगर्स की नहीं, सभी एनिमल्स की, एंडेंजर्ड स्पीशीज की हंटिंग पे बैन लगा दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बैन लगाया था और ये जो बैन लगा था उसके बाद भी जो काफी सारे ऐसे हंटर्स थे वो फिर भी हंटिंग करना कंटिन्यू कर रहे थे। उन्होंने इलीगली हंट करना स्टार्ट किया एंडेंजर्ड स्पीशीज को, तो उसे हमें रोकना था। साथ ही साथ इलीगल ट्रेड किया जा रहा था, टाइगर्स की जो स्किन्स थी, टाइगर की जो बोन्स हैं, उनका ट्रेड किया जा रहा था और उन टाइगर्स की बोन्स और स्किन्स के लिए ही टाइगर्स को मारा जा रहा था। तो अब उस हंटिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है उसने काफी स्टेप्स लिए। जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने पोचिंग को रुकवाया, यानी इलीगल किलिंग जो हो रही थी टाइगर्स की उसे रुकवाया। साथ ही साथ इलीगल ट्रेड जो रहा था उस पे भी बैन लगाया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को टाइगर्स की पॉपुलेशन को स्टेबल करना है, साथ ही साथ पोचिंग कंप्लीटली बैन करनी है, इलीगल ट्रेड हमें रोकना है, साथ ही साथ जो टाइगर्स के जो नेचुरल हैबिटाट हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। Then tiger reserves. Under this project, special forest areas called tiger reserves were created. अब प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज बना दिए गए थे जिसे हम टाइगर रिजर्व कहते हैं, यानी कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज जिन्हें रिजर्व कर रखा है टाइगर्स के लिए। सिर्फ टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटीज का मना है, ह्यूमन एक्टिविटीज पे बैन लगा दिया गया है, तो उन एरियाज को टाइगर रिजर्व कहा जा रहा था इस प्रोजेक्ट के अंडर में। इंडिया हैज नाउ मोर देन 50 टाइगर रिजर्व्स। सम इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स आर जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है, जैसे सुंदरबन डेल्टा जो हम बात करते हैं वो भी वेस्ट बंगाल में ही है। तो बंगाल टाइगर की अगर हम बात करें वो सुंदरबंस में हमें देखने को मिलेंगे। देन रणथंभौर राजस्थान में और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। अगर हम आज इंडिया की बात करें तो आज इंडिया में 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स बना रखे हैं हमने नेशनल पार्क्स बना रखे हैं टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो टाइगर रिजर्व्स हमने बहुत सारे बना रखे हैं इंडिया में, 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलेंगे। उनमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेगा, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, रणथंभौर राजस्थान और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। ये कुछ हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं या कह लो नेशनल पार्क्स हैं जो टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए, टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था ये प्रोग्राम, उसके क्या इम्पैक्ट हुए, उसका क्या आउटकम निकला। Tiger population has increased over the years and large forest areas have been protected. टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ी। अब टाइगर्स जो थे जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा था, अब उसमें हमें सडनली इंक्रीजमेंट देखने को मिलने लगा। यानी कि अब टाइगर्स की पॉपुलेशन स्टेबल हो रही थी, धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। और साथ ही साथ टाइगर्स के लिए हमने जो फॉरेस्ट एरियाज को, टाइगर्स के नेचुरल हैबिटेट को हमने प्रोटेक्ट करने का भी एक एम बना रखा था, उसको भी हमने फुलफिल किया। हमने काफी बड़े बड़े जो लैंड एरियाज थे, फॉरेस्ट एरियाज थे, उन्हें प्रोटेक्ट किया जिससे कि हम टाइगर्स को उनका नेचुरल एनवायरनमेंट दे सके, नेचुरल हैबिटेट दे सके, जिससे कि वो नेचुरली सही से ग्रो कर पाए, उनमें सारी वो क्वालिटीज रहे जो एक टाइगर में होती हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब किया गया था? 1973 में। क्यों किया गया? क्योंकि टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ही गिर रही थी, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही थी, टाइगर्स एंडेंजर्ड स्पीशीज में आने लगे थे, यानी कि कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते थे अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करते तो। और ये मेन ऑब्जेक्टिव थे, हमें टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाना था, हमें टाइगर्स का जो हैबिटेट है उसे प्रोटेक्ट करना था, साथ ही साथ जो इलीगल किलिंग और इलीगल ट्रेड हो रहा था टाइगर्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स का, तो उसे हमें रोकना था। देन टाइगर रिजर्व्स बनाए गए इसी के लिए, जिससे कि हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सके, टाइगर्स को कंजर्व कर सकें, उन्हें उनका नेचुरल हैबिटेट दे सकें। तो उसके लिए नेशनल पार्क्स या फिर ये हमने टाइगर रिजर्व्स बनाए। कुछ इंपॉर्टेंट हमने टाइगर रिजर्व्स की बात करी और साथ ही साथ क्या इम्पैक्ट देखने को मिला हमें, प्रोजेक्ट टाइगर का क्या रिजल्ट निकला।
हमें देखने को मिला कि जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो बढ़ी, यानी टाइगर्स जो थे उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ हमें देखने को मिली। साथ ही साथ हमने फॉरेस्ट एरिया को भी कंजर्व किया। फॉरेस्ट एरिया जो था यानी कि हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व किया प्रोजेक्ट टाइगर के ही थ्रू। आई होप ये आपको क्लियर है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। अब इंडिया में फॉरेस्ट को कितने पार्ट्स में, कितने कैटेगरी में, कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। So Indian forests are divided into 3 categories based on who controls and manages them. अब इन फॉरेस्ट एरियाज को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है इन रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, तो उसके बेसिस पे हमने फॉरेस्ट एरियाज को 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है इन इंडिया। सो फर्स्ट वन इज रिजर्व फॉरेस्ट which is the most protected category of forest. Reserved forest जो है वो सबसे ज्यादा protected forest में से एक है, यानी कि जो reserved forest है वहाँ पे काफी अच्छे से protection provide की जाती है forest resources को। हम लोग forest को, ये खास करके जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पे उन एरियाज को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हैं। कहाँ पे देखने को मिलते हैं जो हमें रिजर्व फॉरेस्ट में। रिजर्व फॉरेस्ट को कौन मैनेज कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट। नो पब्लिक एक्सेस अलाउड विदाउट परमिशन। रिजर्व फॉरेस्ट में हम कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, हम लोग वहां पे जा नहीं सकते बिना परमिशन के। तो रिजर्व फॉरेस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और ये रिजर्व फॉरेस्ट जो है इन्हें इतनी प्रोटेक्शन इसलिए दी जा रही है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने फॉरेस्ट को, जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उन्हें हमने डिप्लीट कर दिया है। जो फॉरेस्ट कवर है उसे हमने खराब कर दिया है, हमने काफी सारे ट्रीज को कट किया है। अब क्या नीड है हमारी कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करना है, मेंटेन करना है, जिसके लिए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को प्रोटेक्ट करना है। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हमने काफी ज्यादा मेजर्स लिए गए थे जो हमने पढ़े हैं पिछले भी टॉपिक में, जिनमें से एक था प्रोजेक्ट टाइगर, वो भी हम डिस्कस करके आए हैं। देन अब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से मेजर्स लिए गए? तो फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं, इन्हें काफी अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। कटिंग ट्रीज, ग्रेजिंग, हंटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज आर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। अब वहां पे रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों का काटना मना है, यानी कि काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, बैन भी लगा रखे हैं हंटिंग पे। उस एरिया में, रिजर्व फॉरेस्ट का जो एरिया है वहां पे जितने भी एनिमल्स पाए जा रहे हैं आप उनका शिकार नहीं कर सकते, तो वहां पे हंटिंग बैन है। हंटिंग तो वैसे ऑल ओवर द इंडिया बैन कर रखी है। देन ग्रेजिंग भी बैन कर रखी है, वहां पे उस एरिया में कोई भी ग्रेजिंग के लिए अपने लाइफ स्टॉक को लेकर के नहीं आएगा। पेड़ काटने मना है और साथ ही साथ वहां के रिसोर्सेज को यूज करना, एक्सप्लॉइट करना, ओवर यूज करना भी मना है। तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं इन रिजर्व फॉरेस्ट में, यानी काफी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है हमारे फॉरेस्ट को, स्पेशली किन फॉरेस्ट को? रिजर्व फॉरेस्ट को। और इस रिजर्व फॉरेस्ट को बनाने का एम क्या है? प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें क्या करना है? फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है और वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो नेचुरली हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उन्हें हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन एनिमल्स को उनका नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है, उनका होम मिल रहा है, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रह पा रहे हैं। तो हम लोगों का एम क्या है? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हमें प्रोटेक्ट करना है। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रिजर्व फॉरेस्ट। अब सभी स्टेट्स में से अगर पूरी कंट्री की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लैंड एरिया रिजर्व फॉरेस्ट के लिए यूज किया जाता है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में हमें सबसे ज्यादा एरिया देखने को मिलता है अंडर रिजर्व फॉरेस्ट। देन सेकेंड कैटेगरी इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, लेस रिस्ट्रिक्टेड देन रिजर्व फॉरेस्ट। अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में भी प्रोटेक्शन दी जाती है हमारे वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जितनी रिजर्व फॉरेस्ट में हमें देखने को मिलती है। The government protects the forest, but
लोकल पीपल में यूज इट फॉर लिमिटेड नीड्स। गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है उन पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है और रिजर्व फॉरेस्ट पे भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहता है। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वहां पे भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अपनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। ये जो फॉरेस्ट है जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंडर में आते हैं, इन फॉरेस्ट में जो लोकल कम्युनिटी के पीपल हैं वो थोड़ा बहुत इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के जो एरियाज हैं वहां पे जितने भी रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं उनका एक लिमिट तक जो लोकल पीपल हैं वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे ग्रेजिंग की बात अगर हम करें तो लाइफ स्टॉक को जैसे जंगल में ले जाया जाता है ग्रेजिंग के पर्पसेस के लिए, जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहां ले जाया जाता है, तो जो हर्डर्स हैं वो अपने हर्ड्स को ले जा सकते हैं ग्रेजिंग के लिए, पर ओवर ग्रेजिंग नहीं करवा सकते। एक लिमिट तक ही ये जो यूज है उसे अलाउ किया गया है। हम लोग इन रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, स्पेशली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, बट एक लिमिट तक। हमें वो लिमिटेशन क्रॉस नहीं करनी है, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। हमें क्या करना है, फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट करना है, तो इसी के लिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए गए हैं। अब लोगों को टोटली ऐसा नहीं है कि मना कर दिया है उन फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज करने से। लोगों को भी राइट्स दिए गए हैं कि हाँ, आपको जितनी जरूरत है उतने रिसोर्सेज का आप यूज करो, एक लिमिट तक यूज करो। तो लोगों को क्या करा गया है, थोड़ा बहुत एक्सेस दिया गया है फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। Most of the protected forests are found in आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। अब सबसे ज्यादा हमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। Then third category is unclassed forest. They are often under local communities, private owners और district administration। अभी हमने देखा रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर में है, लेकिन अनक्लास्ड फॉरेस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है। उन रिसोर्सेज को, उन फॉरेस्ट को या तो लोकली जो हमारी कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो कैंपेन्स चलाती हैं, वो उन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेती हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करें तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है हमारे यहाँ, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करते हैं, जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, उन सबका कंट्रोल होता है या फिर इन फॉरेस्ट एरियाज पे। यानी कि ये एकदम फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हमें देखने को मिलेगा अनक्लास्ड फॉरेस्ट पे। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, लोकल कम्युनिटीज जो हैं वही मैनेज करती हैं इन फॉरेस्ट एरियाज को, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। वेरी लो प्रोटेक्शन। अब इसी वजह से, अब क्योंकि लोग जो है वो इतने बड़े बड़े फैसले नहीं ले सकते जितना कि गवर्नमेंट लेती है, और गवर्नमेंट जो भी लॉज एंड पॉलिसीज बना रही है उसे गवर्नमेंट एनफोर्स कर सकती है। सभी लोगों को मानना है उन लॉज एंड पॉलिसीज को, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल अगर कोई लॉ बना दे, कोई ऑर्डिनरी पीपल अगर कोई एक स्टेप ले, तो जरूरी नहीं है कि हर कोई उसे फॉलो करेगा। तो इसलिए बहुत कम प्रोटेक्शन देखने को मिलती है हमें फॉरेस्ट एरियाज में, स्पेशली अनक्लास्ड फॉरेस्ट एरियाज में। नागालैंड, असम एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें जहां पे नागालैंड एंड असम भी देखने को मिलता है हमें, तो जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, वहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 3 मेन कैटेगरीज हैं फॉरेस्ट की इंडिया में। पहले है रिजर्व फॉरेस्ट, जिसपे गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं इन रिजर्व फॉरेस्ट में, जिससे कि हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके हमारी वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। यहाँ पे पेड़ काटने मना है, ग्रेजिंग पर्पसेस के लिए इस लैंड का यूज करना भी मना है, हंटिंग करने पे बैन लगा रखी है, इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज का यूज करना भी मना है रिजर्व फॉरेस्ट में। और पाए कहाँ जाते हैं, सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट शेयर है वो हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जमीन जो अंडर रिजर्व फॉरेस्ट हमें देखने को मिलती है वो मध्य प्रदेश में है। देन सेकंड कैटेगरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे भी गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है, लेकिन यहाँ पे उतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती जितनी रिजर्व फॉरेस्ट में लगाई जाती हैं। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वहां पे एक लिमिट तक जो लोकल कम्युनिटी के पीपल हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। मेनली ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कहाँ पे देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। देन थर्ड वन इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और अनक्लास्ड फॉरेस्ट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, जो लोकल कम्युनिटीज हैं वही मेनली मैनेज करती हैं इन फॉरेस्ट एरियाज को, और इसीलिए यहाँ पे हमें बहुत लो प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और साथ ही साथ सबसे ज्यादा हमें अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे नागालैंड एंड असम में, और भी दूसरे जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे हमें अनक्लास्ड फॉरेस्ट ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में किस टाइप से, कितनी कैटेगरीज में हमने फॉरेस्ट एरियाज को डिवाइड
कर रखा है, ये हमने आज की वीडियो में समझा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। अब जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो लोकल पीपल हैं, ऑर्डिनरी पीपल हैं, वो कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें अपना योगदान देते हैं, उसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। Local communities play an important role in protecting forests and wildlife. Their participation makes conservation more effective and long lasting. अब जब local communities यानी कि जो ordinary people हैं, जब वो मिलके protect कर रहे हैं wildlife और forest resources को, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग आसानी से अच्छे तरीके से पूरे जो forest resources हैं उन्हें protect कर पाएंगे। क्योंकि mainly जब हर एक person स्टेप्स लेगा, हर एक पर्सन एक्शंस लेगा फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तभी हम सही मायने में फॉरेस्ट को या एनिमल्स को बचा सकते हैं। तो अब जब लोकल कम्युनिटीज यानी लोकल पीपल, जब इन कम्युनिटीज से जो लोग हैं, जब वो इन फॉरेस्ट एरियाज को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शंस लेंगे, अपना योगदान देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोटेक्शन में, तो उससे हम लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को इजीली, आसानी से, अच्छे तरीके से, इफेक्टिव वे में हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी इनिशिएटिव्स। अब हमारी कम्युनिटी ने, जो लोकल कम्युनिटीज है, उन्होंने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, किस टाइप से उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला एक बहुत फेमस मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, चिपको मूवमेंट, जो 1973 में हुआ। कहाँ पे? उत्तराखंड में। वहां पे क्या हुआ था चिपको मूवमेंट में? विलेजर्स स्पेशली विमेन हग्ड ट्रीज टू स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग कट। अब जो विलेजर्स थे, उत्तराखंड में एक विलेज है छोटा सा, वहां पे जो विलेजर्स थे, स्पेशली जो विमेन थी, उन्होंने पेड़ों को गले लगाना शुरू किया, जिससे कि जो लोग पेड़ काटने आए हैं उन्हें पेड़ काटने से रोका जाए। तो विलेजर्स ने, स्पेशली जो विमेन है, उन्होंने क्या किया, पेड़ों को कटने से रोका, बचाया। कैसे बचाया? पेड़ों को गले लगा करके। तो ये था चिपको मूवमेंट, जिसमें जो लोग हैं वो पेड़ों से एकदम चिपक गए, गले लगा रहे थे, पेड़ों को हग कर रहे थे, जिससे कि उन्हें कटने से बचाया जा सके। हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन अक्रॉस इंडिया। और ये जो चिपको मूवमेंट हुआ, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अब जो लोग थे, जब पूरे इंडिया में लोगों को पता चलने लगा इस चिपको मूवमेंट के बारे में, जब लोगों को पता चला कि कैसे एक विलेज के लोगों ने फॉरेस्ट को, ट्रीज को कट होने से बचाया है, तो लोगों को भी पता चलने लगा कि फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। फॉरेस्ट कुछ ट्राइबल पीपल के लिए या विलेजर्स के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने सर्वाइवल के लिए ही फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं। लोगों में अवेयरनेस फैली इस चिपको मूवमेंट की वजह से। लोगों को पता चला कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना कितना जरूरी है। हम लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, हमें वो रोकना है, डिप्लीशन रोकना है, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। इसको लेकर के अवेयरनेस फैली लोगों में इस चिपको मूवमेंट की वजह से। देन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM 1988 से हमें देखने को मिला जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट यानी कि दो अलग अलग पार्टीज ज्वाइन हुई है। कौन सी? गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल। गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल दोनों ने मिल करके फॉरेस्ट को मैनेज करना स्टार्ट किया, फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज फॉरेस्ट। अब जब गवर्नमेंट और लोकल पीपल जो है, उन्होंने साथ में मिलके फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के टुवर्ड्स अपने स्टेप्स लेने स्टार्ट किए, गवर्नमेंट ने और लोकल पीपल ने, दोनों ने मिलके, तब उसे कहा गया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारी लोकल कम्युनिटीज हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी हमारे फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ खुद भी कुछ मूवमेंट्स चलाते रहते हैं फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। देन बीज बचाओ आंदोलन हमें देखने को मिला 1980s में, मोर स्पेसिफिकली लेट 1980s में हमें देखने को मिला था उत्तराखंड में। फार्मर्स प्रोटेक्टेड इंडिजिनस सीड्स एंड प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम लोग आजकल HYV सीड्स का यूज करते हैं, यानी कि हमने सीड्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर रखे हैं जिससे हमारा प्रोडक्शन आसानी से हो सके और बम्पर प्रोडक्शन हो सके। तो HYV सीड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इसका यूज करते हैं हम लोग। लेकिन ये जो फार्मर्स थे उत्तराखंड में लेट 1980s में ये जो फार्मर्स थे, उन्होंने
दोबारा से एक मूवमेंट स्टार्ट किया, मूवमेंट कह भी सकते हैं, आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया, बीज बचाओ आंदोलन। ये जो फार्मर्स थे वो चाहते थे, उनकी क्या डिमांड थी, ये फार्मर्स चाहते थे कि जो बीज हैं, जो सीड है, जो वो नेचुरल जो सीड्स होते हैं उन्हीं के थ्रू हम फार्मिंग करें और ऑर्गेनिक वे में फार्मिंग करें, जैसे पहले फार्मिंग किया करते थे बिना फर्टिलाइजर के, बिना पेस्टिसाइड के, उस टाइप से फार्मिंग करें। तो फार्मर्स चाहते थे कि जितने भी सीड्स हैं उन्हें आप HYV सीड्स में कन्वर्ट मत करो, उनमें मॉडिफिकेशन मत करो, जो हमारे नॉर्मल नेचुरल सीड्स जो हैं उनका यूज करके आप फार्मिंग करो विदाउट फर्टिलाइजर्स, विदाउट पेस्टिसाइड्स और वी कैन से विदाउट केमिकल्स। हम लोगों को फार्मिंग करनी है ऑर्गेनिक वे में। तो उस पे ज्यादातर जोर दिया किसने, हमारे फार्मर्स ने उत्तराखंड में, और उसी को कहा गया बीज बचाओ आंदोलन। वो बीज जो सीड है उसकी नेचुरल जो क्वालिटी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। फार्मर्स चाहते थे हम ऑर्गेनिक वे में जो हमारे नेचुरल सीड्स होते हैं उन्हीं को हम सो करें, उन्हीं के थ्रू हम कल्टिवेशन करें। देन सेक्रेड ग्रुप्स, ग्रुप्स मतलब जो एक छोटा सा पैच होता है किसी भी लैंड एरिया का, स्पेशली जो ट्रीज का जो पैच होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रीज हैं उसको कहा जाता है ग्रुप्स। एंड सेक्रेड यानी पवित्र। अब हम लोगों ने कुछ ट्रीज को पवित्र मान लिया है, हमने उन्हें अपने रिलीजन से जोड़ के देख लिया है, हम उनके साथ रिलीजियसली कनेक्ट कर पाते हैं, तो इसीलिए हम उन ट्रीज को, उन एनिमल्स को हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब सेक्रेड ग्रुप्स हमें देखने को मिले। Certain forest patches are protected because they are considered sacred. अब कुछ फॉरेस्ट पैचेस जो हैं, कुछ फॉरेस्ट एरियाज जो हैं, उन्हें क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है लोकल कम्युनिटीज के थ्रू, क्योंकि जो लोकल पीपल हैं उन्हें लगता है कि वो जो लैंड एरिया है, वो जो ट्रीज हैं, जो उस एरिया में जो पेड़ पाए जा रहे हैं, जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं, वो हमारे लिए पवित्र हैं, हमारे लिए सेक्रेड है। इसीलिए वो उस एरिया के पेड़ों को और एनिमल्स को यानी जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं। No one is allowed to cut trees or hunt animals there. और उस पैच पे, उस लैंड एरिया पे किसी भी पर्सन का पेड़ काटना मना है, यानी कोई भी पर्सन उस एरिया पे, जिस एरिया को हम पवित्र मानते हैं, उस जगह के पेड़ों को नहीं काट सकता है और ना ही वहां के किसी जानवर को मार सकता है। ये अलाउड ही नहीं है, उसकी परमिशन ही नहीं दी गई है लोकल कम्युनिटीज के थ्रू। कॉमन इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक। हमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, देन हमें और भी दूसरे स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, काफी ज्यादा ऐसे स्टेट्स हैं हमारे, काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं। कहीं ना कहीं हमें हर जगह, इंडिया के हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं हम लोगों को ये सेक्रेड ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। यानी कि जो इंडिया है वहां पे लोग कुछ ट्रीज को, कुछ एनिमल्स को रिलीजन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, पवित्र मान लेते हैं, और इसी वजह से वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, उन एनिमल्स को, उन ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे जो ज्यादातर लोग मानते हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, जैसे पीपल का पेड़ जो है उसे हम पवित्र मानते हैं तो उसे हम नहीं कटने देते। साथ ही साथ हिंदू रिलीजन की अगर बात की जाए तो वहां पे काऊ जो है उसे सेक्रेड एनिमल माना जाता है, और अगर हम इस्लाम की बात करें तो वहां पे पिग को एक सेक्रेड एनिमल माना जाता है, और इसी वजह से जो पिग और जो काऊ है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ऐसे ही डिफरेंट जो पीपल हैं, डिफरेंट एरिया के जो लोग हैं, उन्होंने अपने कुछ सेक्रेड एनिमल्स और सेक्रेड प्लांट्स बना रखे हैं, और उन एनिमल्स और प्लांट्स को वो हार्म नहीं करते हैं बल्कि प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइप से अपने नेचर को। उन्होंने रिलीजन के साथ जोड़ लिया है, सेक्रेड यानी पवित्र बता दिया है उन प्लांट्स एंड एनिमल्स को, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने नेचर को ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे लोकल पीपल, लोकल कम्युनिटीज। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में जो ओरांस है, ओरांस यानी जो एक ट्राइब है, ओरांस एक ट्राइब है, ट्राइबल कम्युनिटी है, प्रोटेक्ट ट्रीज लाइक खेजरी एंड प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स लाइक ब्लैक बग्स। ये जो ओरांस ट्राइब है, वो वहां पे जो ओरांस ट्राइब के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खेजरी ट्रीज जो है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और ब्लैक बग एनिमल्स जो हैं उनको, ब्लैक बग्स को काफी ज्यादा सेक्रेड एनिमल मानते हैं। तो हमने अभी बात करी राजस्थान के ओरांस ट्राइब के बारे में, जो खेजरी ट्रीज को सेक्रेड मानते हैं, और साथ ही साथ ब्लैक बग्स जो एनिमल हैं उन्हें भी सेक्रेड मानते हैं। अब महाराष्ट्र में देवरई, ये कोई ट्राइब नहीं है, ये सेक्रेड ग्रूव है, यानी कि ये वो पैच ऑफ फॉरेस्ट एरिया है जहां पे लोग प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उन प्लांट्स एंड एनिमल्स को सेक्रेड कंसीडर करते हैं। तो ये एक सेक्रेड ग्रूव है देवरई, एंड देवरई मींस गॉड्स फॉरेस्ट। अब देवरई ये जो वर्ड है उसका मतलब है गॉड का फॉरेस्ट है, ये इट्स अ गॉड फॉरेस्ट, यानी कि ये भगवान का जंगल है।
Villagers worship the grove and protect all trees and animals inside. अब ये जो पूरा पैच है फॉरेस्ट का, ये जो पूरा लैंड एरिया है, जो पूरा पैच है जिसे हम देवरई के नाम से जान रहे हैं, वहां पे उसके आसपास जितने भी विलेजर्स रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, लोकल पीपल जो रहते हैं, वो सब इस पूरे पैच ऑफ लैंड की, इस पूरे एरिया की, देवरई की, इस पूरे ग्रूव की पूजा करते हैं। साथ ही साथ कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी को ये कंसीडर नहीं करता एज अ सेक्रेड, बल्कि यहाँ देवरई में पाए जाने वाले सभी प्लांट्स और एनिमल्स को ये पवित्र मानते हैं, सभी को प्रोटेक्ट करते हैं, सभी की पूजा करते हैं। देन केरला में सर्पकवु sacred groves dedicated to naga और snake gods। सर्प का मतलब होता है नाग यानी कि स्नेक। तो ये जो सर्पकवु केरला में सेक्रेड ग्रूव है, ये भी ट्राइब नहीं है, ये भी सेक्रेड ग्रूव ही है, पैच ऑफ फॉरेस्ट एरिया है जिसे सेक्रेड मानते हैं केरला के जो ट्राइब्स हैं, जो कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज, वो तो सेक्रेड ग्रूव्स हैं ये सर्पकवु। और ये किस लिए फेमस है? नाग के लिए। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो लोकल पीपल रहते हैं, वो इस सर्पकवु को नाग गॉड का जो वास है वो मानते हैं, निवास स्थल मानते हैं। ये मानते हैं कि यहाँ पे नाग देवता का वास है। तो यहाँ पे जितने भी नाग यानी कि जो स्नेक्स पाए जाते हैं, उन सभी की ये पूजा करते हैं, उन्हें ये सेक्रेड मानते हैं, उन्हें ये प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें हार्म नहीं करते। तो केरला में भी ये सेक्रेड ग्रूव सर्पकवु, और महाराष्ट्र में देवरई सेक्रेड ग्रूव है, और राजस्थान की हमने बात करी ओरांस ट्राइब जो है वो भी प्रोटेक्ट करती है खेजरी और ब्लैक बक्स को। खेजरी ट्रीज हैं और ब्लैक बक्स एनिमल्स। देन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब ये जो हम देखते हुए आ रहे हैं इस टॉपिक की स्टार्टिंग से ही कि लोग जो हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंजर्वेशन प्रोसेस में, जो हमारे एनिमल और फॉरेस्ट एरियाज जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने में कैसे जो लोकल पीपल हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं लोकल पीपल भी। वो हमने देखा कि कैसे, हमने चिपको मूवमेंट देखा, हमने दूसरे भी मूवमेंट्स देखे, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट देखा, बीच बचाओ आंदोलन देखा, देन हमने सेक्रेड ग्रूव्स के बारे में पढ़ा। तो अब ये इंपॉर्टेंस क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि कम्युनिटी जो है, लोकल कम्युनिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करें, उनके पार्टिसिपेशन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? बेटर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब जब लोकल पीपल कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, तो इसका मतलब है कि हम ग्राउंड लेवल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ग्राउंड लेवल पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। तो इससे क्या होगा, हम आसानी से और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। देन हेल्प्स कंजर्व लोकल बायोडाइवर्सिटी। अब उस लोकल एरिया में जो बायोस्फीयर में इतनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है, जो बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज हैं प्लांट्स की एंड एनिमल्स की, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ये लोकल कम्युनिटी के लोग, लोकल पीपल। इम्प्रूव्स अवेयरनेस। और ये जो लोग हैं, जो लोकल एरिया में रह रहे हैं, वो लोग जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, वो लोग दूसरे लोगों को अवेयर करते हैं। दूसरे लोग इन सब पीपल से, इन सब लोकल कम्युनिटी के लोगों से इंस्पायर होते हैं। उन्हें पता चलता है कि फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिसोर्सेज हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर आवर सर्वाइवल ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब लोगों को पता चलता है इन लोकल कम्युनिटीज की वजह से, जो फॉरेस्ट एरियाज को और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं। encourages sustainable use of resources। अब जो लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्हें तो नॉलेज है कि हमें सस्टेनेबल वे में अपना डेवलपमेंट करना है, हमें सस्टेनेबल वे में इन रिसोर्सेज का यूज करना है, हमें ओवर यूज नहीं करना है, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करना है, हार्म नहीं करना है अपने नेचर को, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए हमें अपना डेवलपमेंट करना है। ये बात इन लोकल कम्युनिटीज को पता है, और इनको देखते देखते जो दूसरे लोग हैं, जो इनलैंड्स में रहते हैं, जो अंदरूनी इलाकों में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उन्हें भी पता चलता है, वो भी अवेयर होते हैं इन सब चीजों के मामले में। उन्हें भी पता चलता है कि हमें सस्टेनेबल वे में अपना डेवलपमेंट करना है। strengthens the relationship between people and nature। और जब हम लोग नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं तो इससे पीपल यानी हम लोगों के और नेचर के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। हम नेचर के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाते हैं। नेचर में रह करके जो पीस है वो हमें मिलती है, शांति मिलती है, माइंड हमारा शांत रहता है। जो माइंडफुलनेस है वो हम कह सकते हैं, हम अगर नेचर में जाएंगे, जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज हैं, ऐसे जो नेचुरल
जो एरियाज होते हैं, जो हमारा नेचर है वो हमें पीस प्रोवाइड करता है, और हम लोग इन्हीं एरियाज को कट कर रहे हैं। ये जो नेचर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जो एनवायरनमेंट है, बायोस्फीयर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें इसे प्रोटेक्ट करना है, ना कि डैमेज करना है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, उसमें हमने क्या सब देखा कि कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो लोकल पीपल हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने जाना, हमने एग्जाम्पल्स देखे, जैसे चिपको मूवमेंट, बीज बचाओ आंदोलन, एंड देन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और उसके बाद हमने सेक्रेड ग्रुप्स भी देखे, यानी कि लोग कुछ फॉरेस्ट एरिया को, कुछ ट्रीज को, एनिमल्स को इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो उन्हें पवित्र मानते हैं, सेक्रेड मानते हैं। उसमें हमने एग्जाम्पल देखा राजस्थान का ओरांस ट्राइब का, महाराष्ट्र में देवरई का, और केरला में सर्पकवू जो सेक्रेड ग्रुप है उसका एग्जाम्पल हमने देखा। I hope everything is clear and we have completed this chapter with this topic today. I hope everything is clear. और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Stay curious, stay consistent. Thank you very much.